चलिए बच्चे लोग, तो हम लोग क्या चालू कर रहे हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है किसका? हाइड्रोस्टैटिक्स का। इसके बाद हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स चालू करेंगे। ठीक है, और जो भी ये जो अभी इस वीडियो के प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जो भी पीवाईक्यूज एडवांस के बना रही है, जो भी टॉपिक करंट चल रहा है, वो सब का आप लोग को वहां पर मिल जाएगा, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। चलिए चालू करते हैं क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस पे बेस है? देखो, सपोज अपने पास क्या है, एक कंटेनर है जिसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? लिक्विड। अब सपोज इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो इमर्स है, अनइवन शेप का, जैसा भी हो ऑब्जेक्ट क्या है? इमर्स। ठीक, अब आपको पता है लिक्विड में डूबे रहने के कारण इसको हर डायरेक्शन से प्रेशर के कारण क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। हर डायरेक्शन में प्रेशर के कारण क्या लग रहा होगा? फोर्स, हर डायरेक्शन में। ठीक है, कैसा? सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर आप देखें तो ऊपर वाला अगर सरफेस आप देखेंगे तो यहां पे प्रेशर का वैल्यू जो होगा P, और नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर क्या होगा? P डैश। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं प्रेशर बढ़ते जाता है, जितना फ्लूइड के इनसाइड जाते हैं प्रेशर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको दो हाफ में डिवाइड कर दूं, इस सरफेस को दो हाफ में डिवाइड कर दूं, तो नीचे वाली सरफेस में देखो, एक तो साइड वाला प्रेशर लग रहा होगा और एक तो नीचे से ऊपर लग रहा होगा। प्रेशर मतलब फोर्स, प्रेशर के कारण फोर्स, नीचे से ऊपर लग रहा होगा और साइड में लग रहा होगा। साइड वाले तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर सेम हाइट पे सेम होता है, तो फोर्स क्या लगता है? सेम। लेकिन लोअर पार्ट में जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन के लिए क्या होगा? प्रेशर, एवरेज प्रेशर ज्यादा होगा, तो नीचे से ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो Fv बड़ा होगा। और ऊपर वाले सरफेस में भी साइड फोर्सेस जो लग रहे हैं वो बराबर है, लेकिन ऊपर से नीचे जो फोर्स लग रहा है, या एटमॉस्फेयर के कारण, अगर आधा डूबा हुआ है तो, या पूरा डूबा हुआ है तो लिक्विड के कारण जो प्रेशर होगा यहां नीचे लग रहा होगा वो होगा Fv डैश, और उसकी वैल्यू क्या होगी? कम। ठीक, अभी इसके वेट को भूल जाओ, सिर्फ लिक्विड में प्रेशर के कारण नीचे से ऊपर लगने वाला फोर्स बड़ा है और ऊपर से लगने वाला फोर्स कम है। रीजन क्या है? क्योंकि लोअर सरफेसेस पे प्रेशर, एवरेज प्रेशर ज्यादा है, अपर सरफेसेस पे एवरेज प्रेशर क्या है? कम है। इस कारण से इसको एक नेट अपवर्ड फोर्स मिलेगा। तो इसका वेट जो एयर में होगा, हालांकि एयर में भी बुओयंट फोर्स लग रहा है लेकिन नेग्लिजिबल है क्योंकि एयर बहुत कम डेंसिटी का है। तो जो बुओयंट फोर्स, यानी इसको भी क्या लग रहा है? अंदर सरफेस में जैसे डुबाएं तो एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है, तो उसके वेट में उतनी क्या आ जाती है? कमी। आ रही बात समझ में? इसी प्रिंसिपल को इसी फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? बुओयंट फोर्स। जो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप पार्शियली या पूरी तरीके से क्या करोगे? किसी लिक्विड में डुबा दोगे, तो नेट अपवर्ड फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण जो लग रहा है नेट अपवर्ड फोर्स, उसको बोलते हैं अपन बुओयंट फोर्स। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बताता है कि जो बुओयंट फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, उसका अमाउंट कौन बताएगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहला लाइन अपन ये लिख सकते हैं क्या? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और partially immersed in a fluid, a net upward force acts on it. A net upward force acts on it. This force is called, क्या बोलते हैं इसको? buoyant force. This force is called buoyant force, or this is due to pressure difference between upper and lower layer of immersed object. ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बुओयंट फोर्स। और बुओयंट फोर्स का कारण क्या है?
अपर सरफेस और लोअर सरफेस में प्रेशर का डिफरेंस। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, गिव्स अस मैथमेटिकली द अमाउंट ऑफ buoyant force, the amount of buoyant force। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल गिव्स अस मैथमेटिकली द अमाउंट ऑफ buoyant force, यानी buoyant force कितना लग रहा होगा ऑब्जेक्ट डूबे हुए में, वो ये बताता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है बच्चों, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि है क्या। तो लिख लो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इट states that when an object is fully or partially immersed in a fluid, a net buoyant force acts on it in upward direction, which is equal to weight of fluid replaced by object। भाई जब आप ऑब्जेक्ट को डुबाओगे तो जिस फ्लूइड में आप उसको डुबाए हो उतना फ्लूइड वो रिप्लेस कर लेगा। जो फ्लूइड वो रिप्लेस करा है उसका जो वेट होगा, ऑब्जेक्ट का वेट नहीं, जो फ्लूइड रिप्लेस हुआ है उसका वेट। अगर भारी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो उसका वेट, हल्के लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो उसका वेट, जितना भी लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा उसका भार वो लगेगा अपवर्ड फोर्स। बात समझ में आई? क्लियर है? तो यह है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने का कोशिश करते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण बुoyant फोर्स कितना लगेगा। लिखिए अगला, कैलकुलेशन ऑफ बुoyant फोर्स। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ बुoyant फोर्स। तो देखिए, सपोज सबसे पहले तो क्या कंसीडर कीजिए, एक कंटेनर है ना, और एक कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है। अभी कुछ इमेजिन नहीं कीजिए, बस इमेजिन कीजिए क्या रखा हुआ है, कंटेनर है और एक लिक्विड रखा हुआ है। अब क्या कीजिए, इसी लिक्विड का एक आप सिलेंडर इमेजिन करेंगे लिक्विड के अंदर उसी लिक्विड का क्या इमेजिन करेंगे, एक सिलेंडर उसी डेंसिटी का सेम। तो यहां पर मैं एक सिलेंडर इमेजिन कर रहा हूं, तो उसकी सरफेस, टॉप सरफेस फ्लैट होगी और बॉटम सरफेस कर्व्ड। ठीक, मैं बोला ये जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ए, बॉटम सरफेस एरिया भी वही, और इसकी जो हाइट है मान लो कितनी है, एल या एच मान लो, क्या मान लो, हाइट एच, सिलेंडर की हाइट एच। क्लियर है? और जो लिक्विड है रो क्या है उसकी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एच उसकी हाइट। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं लिखना चाहूं इस सिलेंडर को, तो इस सिलेंडर का वेट कितना होगा, लिख सकता हूं, वेट ऑफ दिस सिलेंडर क्या होगा, मास इंटू जी। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है पानी से ही, तो डेंसिटी किसकी लेंगे, पानी की ही, तो क्या लेते हैं, रो ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड है, रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू जी। तो इसको वैसे लिख सकता हूं, रो एल इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिख सकता हूं, ए इंटू एच। ये समझ में, ये क्या हो गया आपका वेट ऑफ सिलेंडर। ठीक, अब इस सिलेंडर का मैं बनाता हूं बच्चों क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। ये सिलेंडर ऐसा है। ठीक, सिलेंडर का क्या बना रहे हैं अपन,
फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो सिलेंडर के ऊपर तरफ प्रेशर सपोज P1 है, कितना प्रेशर है P1, और नीचे सरफेस पे प्रेशर कितना है मान के चलो P2। कौन बड़ा? नीचे वाला। P2 बड़ा, P1 छोटा। ये क्या है? P2 ग्रेटर देन P1 along द ग्रेविटी। अब P1 के कारण सरफेस के फोर्स कैसे लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ऊपर की सरफेस में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो यहां पर P1 के कारण फोर्स लगेगा F1, वे किसके बराबर होगा? P1A के बराबर। बॉटम सरफेस में किधर फोर्स लगेगा? नीचे से ऊपर, F2, ये बराबर क्या होगा? P2A। ये तो सेम है बच्चों, लेकिन P2 बड़ा है P1 से। P2 क्या है? P1 से बड़ा है। तो नीचे से ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? बड़ा। ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा? कम। साइड वाले फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं। अब एक फोर्स और होगा भाई, है तो अर्थ में ही रखा हुआ ना, तो धरती माता इसको खींच रही होंगी, तो क्या होगा? नीचे कितना? mg। नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? mg। अब आप खुद सोचो, एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो रखा हुआ पानी क्या ऊपर नीचे होता रहता है? पानी रेस्ट पे अपीयर्स टू बी ऑन रेस्ट। अब भले इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा पानी रेस्ट पे ही रहता है ना। तो ये सिलेंडर क्या पानी का नीचे जा रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा? अपनी जगह पे होगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में तो है ही है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी है। तो अब इससे अपन क्या लिख सकते हैं? सिग्मा Fy बराबर 0। तो नीचे वाले लगने वाले फोर्स कौन है? F1 प्लस mg, और बराबर किसके होगा? F2 के। आ रही बात समझ में? तो F1 की जगह लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? या F2 को उधर ले जाते हैं, mg को इधर। तो mg बराबर क्या होगा? F2 माइनस F1। तो क्या होगा? P2 माइनस P1A। P2 माइनस P1A बराबर किसके आया? mg के। आ रही बात समझ में? तो यहां पर क्या लिख दिए? ठीक, आ रही बात समझ में? तो बताओ बच्चों, जो mg है उसको कौन संभाल रहा है? ये दोनों मिलके संभाल रहे हैं। कौन? P2 माइनस P1 इंटू ए। ये समझ में आई बात? तो ये जो फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स लग रही है जो mg को संभाली हुई है, और ये जो फोर्स है जो mg को संभाल रही है P2 माइनस P1 इंटू ए, P2 माइनस P1 इंटू ए, ये कौन सी फोर्स है? यही बुएंट फोर्स है। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर से नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे से ऊपर फोर्स लग रहा है। F2 माइनस F1 कर दिए तो नेट फोर्स आ गई, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण लग रही है, और वो मिलके किसको संभाल रहा है? mg को संभाल रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रही है वो ये है, और ये क्या है? mg। तो यही क्या है? बुएंट फोर्स। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बुएंट फोर्स को क्या लिख सकते हैं? देखो, P2 माइनस P1 को, P2 और P1 की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं। देखो, P1 का वैल्यू क्या होगा? रो जी, सपोज ये वो कितना हाइट पे? h1, तो क्या लिखेंगे? h1। P2 क्या लिखेंगे? रो जी h2, क्या लिखेंगे? h2। सपोज ये कितने हाइट पे? h2 हाइट पे। तो यहां पर डाल देता हूं, तो वेट बराबर कितना आ जाएगा? वेट ऑफ लिक्विड P2 माइनस P1 इंटू ए। P2 कितना है? रो जी h2 माइनस रो जी h1। तो रो जी ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? h2 माइनस h1। h2 माइनस h1 क्या है? h2 माइनस h1 क्या है? h। तो W बराबर क्या आ गया? A इंटू एच, वॉल्यूम हो गया, तो आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ वही वाटर इंटू जी। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो वेट किसके बराबर आएगा? बुएंट फोर्स। तो बुएंट फोर्स एक्चुअली किसके बराबर आया? ये हम लोग पहले से निकाल के रखे, वेट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू रो एल इंटू जी, ये वेट आया। और बुएंट फोर्स जो कैलकुलेट किए वो भी क्या आया? सेम आया। मतलब ये बुएंट फोर्स ही क्या है? जो लिक्विड के वेट को संभाल के रखा है। अब इमेजिन करो, सपोज मैं इस लिक्विड को हटाया और लिक्विड के जगह एक दूसरे मटेरियल का इसमें इमर्स कर दिया, दूसरे डेंसिटी का, जिसकी डेंसिटी क्या है? अलग। तो क्या P1 की वैल्यू बदल जाएगी? क्या P2 की वैल्यू बदल जाएगी? P1 P2 बदलेगा?
भाई पानी जो उसको घेर के रखा है, सपोज मैं एक दूसरा सॉलिड डाल दिया, पानी उसको क्या रखा है, घेर के रखा है, तो पानी को थोड़ी पता है कि ये दूसरा पानी ही है या कोई और मटेरियल है, पानी को भेदभाव थोड़ी कर रहा है। तो वो तो बोलेगा कि देखो ऊपर में P1 प्रेशर लगा रहा था पहले, जितना फ्री सरफेस H1 हाइट पे था, नीचे फ्री सरफेस से H2 हाइट पे था, तो उतना ही प्रेशर लगेगा। तो अभी भी वो फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स P2A माइनस P1A, तो फोर्स तो इतना ही लगेगा ना। अब सेम वॉल्यूम है इसका भी, जो अलग सब्सटेंस डाला हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं बोयंट फोर्स किसी भी इमर्स्ड ऑब्जेक्ट में कितना लगेगा, वॉल्यूम जो कि लिक्विड में इमर्स्ड है उसको बोल देते हैं VI, वॉल्यूम जो लिक्विड में इमर्स्ड है उसको क्या बोल देते हैं VI, इनटू डेंसिटी किसका, लिक्विड का। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो इमर्स होगा, वॉल्यूम क्या होगा जो इमर्स होगा, उतना ही पानी तो या लिक्विड रिप्लेस होगा, और फिर उस लिक्विड का वेट निकालना है। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड करेंगे तब मास ऑफ लिक्विड आएगा जो हुआ है, लेकिन मास से नहीं है, अपने को फोर्स लिखना है, तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो बुएंट फोर्स क्या हुआ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ रही बात समझ में? मतलब बुएंट फोर्स कितने चीजों पर डिपेंड करता है, 3। रीजन समझ में आया? तो 3 चीजों पे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी कितना डूबा हुआ है उतना ही, तो जितना पानी रिप्लेस होगा, भाई खुद का जितना वॉल्यूम, जैसे आप सपोज नहाने गए हो बाथ टब में, ठीक है, आप पूरा डूब जाओ बाथ टब में, पानी ऊपर आ जाता है, अपना एक हाथ बाहर निकालो, पानी थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? पहले अगर आप हाथ डुबाए थे तो पानी में उतनी जगह आपका हाथ ले लिया, तो उतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बाथ टब में, ठीक है। अब दोनों हाथ ऊपर कर लो तो पानी का लेवल नीचे चले जाएगा, दोनों पांव ऊपर कर लो, आप डूब जाओगे, मत करने सब, है ना। बेसिकली बता रहा हूं कि आप खुद देख सकते हो ना, अगर टब खड़े हो बाथ टब के ऊपर तो पानी का लेवल इतना है, बैठ जाओगे तो बढ़ जाएगा, पूरे अंदर चले जाओगे तो और बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? तो वॉल्यूम जितना आप डुबाओगे उतना स्पेस, ऑब्जेक्ट ले लिया तो उतना स्पेस में जो लिक्विड था वो रिप्लेस हो गया, तो उतना जो वॉल्यूम हुआ रिप्लेस जो होगा वो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे, लेकिन मल्टीप्लाई क्या करना है उसमें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड के बराबर बुएंट फोर्स लगा है। ये बात क्लियर है कि नहीं? पक्का? बढ़े आगे बच्चों, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, किसके बारे में, बुएंट फोर्स के बारे में, मेरे को लिखना ना पड़े बल्कि मैं पहले से छाप के लाया हूं, ठीक है, लिखिए, ठीक है। पहला पॉइंट, बुएंट फोर्स किसके बराबर है बच्चों, ये तो पढ़ लिए, वॉल्यूम ऑफ, जो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी के बराबर, ठीक। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑल द फैक्टर्स ऑफ बॉडी, बॉडी का मास पे डिपेंड नहीं करेगा, बॉडी का साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर अभी तो बोले वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम और साइज तो रिलेटेड है, साइज बड़ा तो वॉल्यूम बड़ा बोलते हैं, नहीं, साइज बड़ा भी हो लेकिन जितना पार्ट डूबा होगा उतना ही पार्ट पे तो डिपेंड करेगा। तो एक्चुअल वॉल्यूम अगर ऑब्जेक्ट का जितना भी हो, पूरा डूबा है थोड़ी बात है, अगर मैं सपोज कमर तक डूबा हूं पानी में, तो कमर तक जो हिस्सा डूबा है उसी के कारण बुएंट फोर्स लगेगा, मेरे पूरे वॉल्यूम के कारण थोड़ी। आ रही बात समझ में? तो मेरे साइज पे डिपेंड नहीं करता, मेरा कितना पार्ट इमर्स है उस पर डिपेंड करेगा बस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ना ही मास पे, ना ही साइज पे, ना ही डेंसिटी पे। तो डिपेंड क्या पे करता है, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द फ्लूइड, वी इमर्स्ड, कितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अंदर पानी में इमर्स है, क्योंकि उतना ही वो लिक्विड को रिप्लेस करेगा, ठीक। इट डिपेंड्स ऑन, दूसरा, नेचर ऑफ फ्लूइड, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, डेंसिटी, तो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे, ठीक। जितना डेंस लिक्विड होगा बुएंट फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, इसीलिए एयर में बुएंट फोर्स कम होता है और वाटर में बुएंट फोर्स ज्यादा होता है, मर्क्यूरी में बुएंट फोर्स और ज्यादा होगा, ठीक है, 13.6 टाइम ज्यादा होगा, क्लियर। अब तीसरा, इट डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर्मूले में जी भी तो आ रहा है, तो सपोज अगर आप लिक्विड को लिफ्ट में रख दियो और उसको ऊपर या नीचे एक्सीलरेट करा रहे हो, तो फ्लूइड के एक्सीलरेशन के कारण जी के जगह क्या लिखेंगे अपन, जी इफेक्टिव, जी प्लस ए, जी माइनस ए, या हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन हो रहा है तो वो। आ रही बात समझ में? पक्का? हमेशा याद रखना बुएंट फोर्स कैसा लगता है, जो जी है उसके अलोंग लगता है, जो भी जी सब्जेक्टेड है उसके अलोंग लगेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं है? पक्का? इन ग्रेविटेशन फ्री स्पेस जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो बुएंट फोर्स लगेगा नहीं,
अच्छा, एक और केस होगा जब बुओयंट फोर्स नहीं लगेगा। सपोज आप ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा रहे हो, कंटेनर है लिक्विड का, उसको फ्री फॉल कराओ तो प्रेशर सब तरफ सेम हो जाता है, अपन देखे ना वो चीज। तो हर पॉइंट पे इनसाइड पे लिक्विड के प्रेशर क्या होगा, सेम। तो ऊपर से लगने वाला फोर्स नीचे से लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, सेम। तो बुओयंट फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। क्लियर है? फ्री फॉल वाला केस देखे थे ना, जब कोई कंटेनर जी से फ्री फॉल हो रहा है। ठीक। तीसरा, द बुओयंट फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक, जितना भी पानी डिस्प्लेस है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, तो जो फोर्स एक्ट करता है उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेंट्रॉइड के थ्रू। आ रही बात समझ में? जैसे सपोज ये पार्ट इमर्स है, सपोज इतना पार्ट इमर्स है, तो ये डूबे हुए पार्ट का सेंटर कहां होगा, सपोज यहां है, तो फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, सेंटर। ठीक है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मानते हैं ना, बॉडी के सेंटर और मास पे एक्ट करता है, वैसे ही अपन इसमें क्या मानेंगे, सेंट्रॉइड पे। जो डूबा हुआ पार्ट है उसका, डूबा हुआ पार्ट है, सेंटर ऑफ बुएंसी बोलते हैं, बाद में अपन देखेंगे। ठीक है? क्लियर? फिर द बुओयंट फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द फ्री वाटर सरफेस। ये बात याद रखना, ये काम आएगी किसके, अभी बोला जी के अलोंग लगता है, तो जी के परपेंडिकुलर कौन होता है, सरफेस। तो जब जी के अलोंग फोर्स लग रहा है तो सरफेस के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जब हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन होता है ना, तो पानी आप देखो ना टेढ़ा हो जाता है, तब बुओयंट फोर्स कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेटिंग फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है तो उसके चीज कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है? आगे क्वेश्चन देखेंगे इसे। सारे पॉइंट समझ में आए? पक्का? क्लियर? नोट कर लिए? कर लो फटाफट कर लो। ठीक है? तो 100 बातों की एक बात, बुओयंट फोर्स याद रखना, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तीन में से किसी में भी छेड़छाड़ करोगे तो बुओयंट फोर्स क्या होगा, चेंज। बाकी किसी चीज पे और चीज पे डिपेंड नहीं करता। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं। सपोज आप लोग क्रिकेट खेले होगे, नहीं खेलोगे तो देखे तो होगे, तो बॉल अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन साइज क्या रहता है उनका, सेम। सपोज आप एक प्लास्टिक बॉल लियो, क्या लियो, प्लास्टिक की बॉल। ठीक। और आप दूसरे तरफ क्या लियो, कॉर्क बॉल ले लियो। क्या ले लियो बच्चों, कॉर्क बॉल। दोनों सेम रेडियस के, सेम साइज के। प्लास्टिक बॉल को मैं पकड़ा और पानी के अंदर डाल दिया, फोर्सफुली पानी के अंदर रखा। ड्यूस बॉल को लिया, कॉर्क बॉल को लिया, उसको भी पानी के अंदर डाल दिया। मेरे को बताओ बुओयंट फोर्स किस में ज्यादा लगेगा, किस में कम लगेगा, सोचो। दोनों में, दोनों का साइज क्या है। तो प्लास्टिक बॉल को मैं डुबाऊंगा तो क्या ज्यादा पानी रिप्लेस करेगा, और ड्यूस बॉल को डुबाऊंगा तो कम पानी रिप्लेस करेगा। दोनों का वॉल्यूम सेम है और दोनों को डुबा दिया। प्लास्टिक बॉल डूबती नहीं है लेकिन मैं डुबा दिया जबरदस्ती करके, ठीक है, डुबा दिया। तो दोनों में क्या लग रहा है, बुओयंट फोर्स सेम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमर्स है वो क्या है, सेम। डेंसिटी दोनों को सेम पानी में डुबाया हूं, जी दोनों के लिए क्या है, सेम। किसी को लिफ्ट में थोड़ी रखा हूं, हरी बसन में, तो बुओयंट फोर्स क्या लग रहा है, सेम। लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है ना, प्लास्टिक बॉल तो ऊपर आ जाती है, जैसे ही छोड़ूंगा प्लास्टिक बॉल ऊपर फेंका जाएगी, तो ऐसा लगता है कि बुओयंट फोर्स ज्यादा लग रही है। नहीं, नेट फोर्स अपवर्ड ज्यादा लग रही है, क्योंकि जब मैं इसको पानी में पूरा डुबा दिया ना, तो इसमें बुओयंट फोर्स लग रहा था सपोज 20 न्यूटन। कितना लग रहा था, सपोज 20 न्यूटन। और दूसरे में भी कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन मान के चले। लेकिन अपनी प्लास्टिक बॉल तो 2 ग्राम की है ना, तो उसका वेट क्या है, कम। तो जब उसको मैं जबरदस्ती डुबा दूंगा तो अपवर्ड फोर्स बड़ा हो गया और जो वेट है उसका कम है, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो ऊपर फेंक जाएगा। तो ऐसा लगता है बुओयंट फोर्स ज्यादा लग रहा है, नहीं, बुओयंट फोर्स तो क्या लग रहा है, 20 न्यूटन। और दूसरे तरफ जो कॉर्क बॉल है उसका वेट क्या है, ज्यादा है। कॉर्क बॉल का वेट क्या है, ज्यादा, इसलिए उसको डुबाऊंगा तो धीरे से ऊपर आएगी। आ रही बात समझ में? या उतना फोर्स महसूस, क्योंकि हमको महसूस तो नेट फोर्स हो रहा है ना हाथ में, तो हमको लग रहा है कि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है बुओयंट फोर्स, लेकिन ऐसा बुओयंट फोर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण लग रहा है। उसमें ऑब्जेक्ट का कोई लेन देन, सिर्फ उसका वॉल्यूम कितना डूबा है उससे लेन देन है। आ रही बात समझ में? पक्का? क्लियर है? समझ रहे हो? इसीलिए लोहे का बॉल बना के अगर मैं पानी में फेंक दिया तो तैरेगा, डूब जाएगा। क्या होगा, डूब जाएगा। उसका वेट ज्यादा है और उतना पानी वो रिप्लेस ही नहीं कर पा रहा है। फिर मैं क्या किया, उसका शेल बना दिया, उसको फुला दिया और पानी में फेंक दिया। अब जब वो डूबना कोशिश करेगा तो पानी वो ज्यादा रिप्लेस करेगा ना। अब हो सकता है वो जो पानी रिप्लेस करे उसका वेट जो हो इसके वेट को संभालने के लायक हो जाए, तो उतने ही डूबेगा जितने में इसका वेट पानी संभाल ले। खत्म। बात समझ में आएगी नहीं? आगे बढ़े बच्चों, चलिए।
अब बनाते हैं सवाल। सवाल बनाने से क्या क्लियर होता है? कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला है? अ सिलेंडर इज फ्लोटिंग इन अ बीकर विच कंटेन्स द लिक्विड्स, मतलब दो होंगे, ठीक है। हाइट h1 एंड h2 ऑफ द सिलेंडर इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। व्हाट विल बी द चेंज इन सबमर्ज्ड लेंथ ऑफ सिलेंडर ऑफ फ्लूइड 2 इफ इंक्रीज द हाइट ऑफ फ्लूइड 1 अबव फ्लूइड 2। तो इन एज शोन इन फिगर तो नहीं दिया है, लेकिन मैं फिगर बना देता हूं, ठीक है, आप लोग रोइएगा मत, ठीक है। तो फिगर कैसा है? ये क्या है? ठीक, और दो लिक्विड भरे हुए हैं बच्चों। कितने लिक्विड? दो। ये एक लिक्विड और ये दूसरा लिक्विड, ठीक है। और इसमें क्या डूबा हुआ है बच्चों? आपका एक ऑब्जेक्ट डूबा हुआ। क्या डूबा हुआ? एक ऑब्जेक्ट। ये H1 पार्ट, इसका H1 लेंथ जो है वो डूबी हुई है किसमें? लिक्विड 1 में। और H2 पार्ट इसका क्या में डूबा हुआ है? लिक्विड 2 में। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? और ये रेस्ट पे, क्या पे? रेस्ट पे, ठीक। अब हमको ये बताना है कि इसमें बुओयंट फोर्स कितना लग रहा है, यही तो पूछा है ना। अच्छा, दूसरा ये भी बताना है, पहले ये बताना है द हाइट h1 एंड रेस्पेक्टिव व्हाट विल बी द चेंज इन सबमर्ज्ड लेंथ ऑफ द सिलेंडर इफ फ्लूइड 2 इफ वी इंक्रीज द हाइट ऑफ फ्लूइड 1 अबव फ्लूइड 2। सपोज फ्लूइड 2 का डेंसिटी कितना है? ρ2। फ्लूइड 1 का डेंसिटी कितना है? ρ1। अपने को ये बोला है कि अगर मैं क्या किया, इसके ऊपर और पोर कर दिया लिक्विड 1, मतलब लिक्विड 1 और पोर कर दिया और इसका ये बढ़ा दिया, हाइट बढ़ा दिया, तो अब देखो फ्री सरफेस से ये वाला पार्ट ज्यादा नीचे आ गया। तो हम लोग को ये सोचना है कि बताओ ये जो H1 और H2 है इसमें कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पहली बात, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा बच्चों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या लगता है? बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स किसके कारण? अगर मैं इसके ऊपर लिक्विड 1 भर भी दूं ऊपर, तो इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ जाएगा। पहले यहां से यहां तक ले रहे थे ना, P0 प्लस रो जी, सपोज ये H डैश था। अभी सपोज थोड़ा सा और लिक्विड भर दिया हूं तो क्या हो जाएगा? P0 प्लस रो जी H प्लस H डैश, ऐसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो उतना ही जितना ये प्रेशर बढ़ा है इस एक्स्ट्रा लेयर के कारण, उतना ही तो नीचे भी बढ़ जाएगा ना। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये एक्स्ट्रा लेयर के कारण जो प्रेशर ऊपर भी बढ़ रहा है नीचे भी बढ़ रहा है, पास्कल लॉ क्या हो जाएगा? कैंसल। क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर जब आप अप्लाई करते हैं बाय पास्कल लॉ, हर पॉइंट पे वो इंक्रीज होता है। पढ़ेंगे नहीं पढ़े अभी पास्कल लॉ में? तो इस पॉइंट पे भी उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा, एक पॉइंट पे इतना प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जब डिफरेंस लेंगे तो कैंसल। तो बुओयंट फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बुओयंट फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और H1 विल बी इक्वल टू H2 आफ्टर पोरिंग लिक्विड 1। आ रही बात समझ में? क्यों? समझ में आ रहा है? रीजन क्या है? बिकॉज pressure difference will remain unchanged। क्लियर है बच्चों? प्रेशर डिफरेंस क्या रहेगा? अनचेंज्ड। बढ़े आगे, पक्का? बढ़े बच्चों? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इसमें भी डायग्राम नहीं बनाया क्या मैं? अ बीकर कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड ऑन अ पैन ऑफ बैलेंस विच शोज अ रीडिंग ऑफ m। ठीक है, मतलब सपोज अपने पास एक बैलेंस है। बैलेंस समझते ना? वेट नापने वाली मशीन, मास बताता है जो, आप खड़े होते हैं, जैसे ही आप कॉइन डालते हैं 80 किलो 90 किलो दिखाता है वो, ठीक है। तो मैं अपना बता रहा हूं, देखो तो क्या हुआ, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है बच्चों? पेन ऑफ बैलेंस विच शोज द रीडिंग ऑफ m। तो बीकर रखा हुआ है जिसमें क्या रखा हुआ है? पानी। बीकर रखा हुआ है जिसमें क्या भरा हुआ है बच्चों? पानी। और ये रीडिंग क्या बता रहा है? m। रीडिंग क्या बता रहा है? m। ठीक। अ लंप ऑफ शुगर ऑफ मास m and volume V is now suspended by a thread। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, ऊपर से एक पॉइंट से आप यहां पर धागे के थ्रू किसको सस्पेंड कर दे रहे हैं? लंप ऑफ शुगर।
जिसका मास m है, स्मॉल m, और वॉल्यूम क्या है, छोटा v। ठीक, अब क्या होगा, इन सच अ वे दैट इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर विदाउट टचिंग द बीकर, विदाउट टचिंग द बीकर, बस धागे से लटका हुआ है, विदाउट एनी ओवरफ्लो, मतलब उसको डालने से पानी बाहर भी नहीं आया, पानी उतना का उतना ही है। ठीक, हाउ विल द रीडिंग चेंज एज टाइम पासेस ऑन। आप पता है शक्कर डाल के रखे हैं तो शक्कर घुलेगा, धीरे धीरे क्या होगा, शक्कर घुलते जाएगा, वही लंप बन के नहीं रहेगा। सबसे पहले देखते हैं सबसे शुरू में रीडिंग क्या आएगी। ठीक, तो देखो जब लंप ऑफ शुगर नहीं डाला था तो रीडिंग क्या थी, mg, तो t इक्वल टू 0 पे रीडिंग क्या थी, वेट mg, तब m बता रहा था। ये बात समझ में आएगी नहीं। अब आप क्या करें, इसको डाल दिए, तो जो पानी है इस लंप ऑफ शुगर में नेट फोर्स कहां लगाएगा, अपवर्ड। नेट फोर्स कहां लगाएगा, अपवर्ड। लगाएगा नहीं लगाएगा, ठीक है, कितना फोर्स लगाएगा, बुओयंट फोर्स। तो बुओयंट फोर्स कितना लगेगा, v डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, इतना लगेगा, किधर, अपवर्ड। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर मैं अब इस बीकर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चों, इस बीकर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं जिसमें पानी भरा हुआ है, तो एक तो उसको फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड mg अपने खुद के वेट के कारण। ठीक, अब ये जो पुड़िया है उसके ऊपर क्या वेट लगा रहा था, पुड़िया के ऊपर जो क्या लगा रहा था, बुओयंट फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो पुड़िया इसके तरफ फोर्स कैसे लगाएगी, डाउनवर्ड। तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कितना, v रो ऑफ वाटर इंटू जी। आ रही बात समझ में। तो अभी न्यू रीडिंग क्या होगी, mg प्लस स्मॉल v रो ऑफ वाटर इंटू जी। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो रीडिंग बढ़ेगी कम हो गई, बढ़ गई। m प्लस एम जी नहीं होगा बच्चों, m प्लस एम जी नहीं होगा, क्या होगा, mg प्लस पी रो जी। अब अपन क्या करते हैं, एक केस लेते हैं जब पूरी पुड़िया घुल गई है, पूरी पुड़िया क्या हो गई है, घुल गई है। पूरी पुड़िया घुल गई है तो क्या होगा, ये धागे में तो अब कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा मास इसमें चले गया। अब रीडिंग क्या होगी, m प्लस स्मॉल m इंटू जी। क्या होगा, m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो रीडिंग पहुंची यहां से यहां, रीडिंग पहुंची कहां से कहां, यहां से यहां, क्लियर। ठीक, अब हम लोग कोशिश करते हैं क्या निकालने का, कौन बड़ा और कौन छोटा। सबसे पहले g को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा m प्लस वी रो w इंटू जी, ये आएगा। इसको क्या लिख सकता हूं, m प्लस सपोज m लिख रहा हूं, छोटे m को क्या लिख सकता हूं, इनिशियल वॉल्यूम जो था उसका v इंटू सपोज डेंसिटी ऑफ शुगर जो थी, ये लिख सकता हूं बच्चों, इंटू जी। अब बताओ मेरे को, m सेम है, जी सेम है, वी सेम है, वी क्या है, सेम। तो शुगर जो है उसकी डेंसिटी क्या होगी, शुगर की डेंसिटी ज्यादा होगी, पानी की डेंसिटी सॉलिड है ना, शुगर की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है, ये वाला वैल्यू बड़ा आ रहा है, ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है, बड़ा, और ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है, छोटा। ठीक, तो ऐसा बोल देंगे क्या कि इंक्रीज हो गया, इनिशियल से इंक्रीज हो गया, लेकिन क्या बीच में भी बड़ा हुआ था, क्योंकि जब थोड़ा अमाउंट घुल गया होगा तब क्या स्थिति थी अपने को थोड़ी पता, तब तो दोनों फोर्स लग रहा होगा, नहीं तो घुले हुए का भी वेट लग रहा होगा प्लस बुओयंट फोर्स के कारण भी एक फोर्स लग रहा होगा। आ रही बात समझ में। तो अब एक बीच का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ये था इनिशियल, ये था फाइनल, अब निकाल लेते हैं बीच का एक हिस्सा। बीच में क्या होगा, बीच में होगा बच्चों सैंड, नहीं देखो बीच में क्या होगा, तो अपन मान लेते हैं आधा घुल गया है आधा बचा है, क्या मान लेते हैं, आधा घुल गया है आधा बचा है। m तो नापेगा ही नापेगा, m में तो कुछ धरती माता तो समझ रहे ना, प्लस आधा घुल गया तो m/2, ये हो गया g प्लस प्लस। अब बुओयंट फोर्स लगेगा किसके कारण, आधा होने के कारण, पुड़िया आधी हो गई है उसके कारण।
तो सपोज m मास के लिए वॉल्यूम v था, तो आधे मास के लिए वॉल्यूम क्या ले लेते हैं, v/2 ले लेते हैं। ठीक, तो कितना लगेगा, v/2। अभी पुड़िया v/2 की लटकी है, लेकिन उसमें डेंसिटी किसकी मल्टीप्लाई होगी, रो डब्ल्यू। डेंसिटी किसकी मल्टीप्लाई होगी, रो डब्ल्यू। ठीक, इंटू जी। आ रही बात समझ में? ये v इंटू रो डब्ल्यू है। ये वाले मास को क्या लिख सकता हूं, इसको v इंटू रो शुगर बाय 2 ऐसा लिख सकता हूं, प्लस v/2 रो w इंटू क्या लगता हूं, g। ये आ गया बीच का। ठीक, तो स्टार्टिंग का वैल्यू छोटा है, लास्ट का वैल्यू बड़ा है। तो देखते हैं ये वाले में और ये वाले में कौन बड़ा छोटा है, शुरू में और इसमें कौन बड़ा छोटा है। m तो m है ही, m तो m है। यहां से v/2 को क्या ले लेते हैं अपन, बाहर ले लेते हैं। v/2 को क्या ले लेते हैं, बाहर। यहां से तो कुछ v बाहर नहीं लेना, उसमें v/2 को बाहर ले लेते हैं। तो m प्लस v/2 ये होगा, और यहां क्या बचेगा, रो s प्लस रो w इंटू जी, ये बचेगा। अब मनगढ़ंत वैल्यू लेके सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक मनगढ़ंत वैल्यू लेके सॉल्व कर लेते हैं, ताकि वैल्यू तो आ जाए। सपोज डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगा उसको ले लेते हैं 1, रो ऑफ वाटर को क्या ले लेते हैं बच्चों, 1, और रो ऑफ शुगर को ले लेते हैं 4, नहीं 3 ले लो, ऑड नंबर ले लो ताकि मजा आए, ले लो 3 ले लो। ठीक है, अब यहां पर डालोगे तो क्या आएगा, mg प्लस v रो w इंटू जी। तो v क्या होगा, v है, रो w क्या हो जाएगा 1 इंटू जी, तो क्या आएगा vg। यहां पर डालोगे तो क्या आएगा, v/2 क्या आएगा, v/2 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो 2v आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या हो गया, बड़ा वैल्यू। ये क्या हो गया, बड़ा। चलिए बच्चों, अब लाइट चली गई तो अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो कहां थे हम लोग, हाँ, तो ये क्या निकाले बच्चों, इनिशियल कंडीशन के लिए, उसके बाद बीच के कंडीशन के लिए जब आधा घुल गया आधा बचा है, और ये कौन सी कंडीशन, पूरा घुल गया। तो हम लोग क्या किए, ये सबसे छोटा आया, फिर ये उससे बड़ा आया, ये उससे बड़ा आया, मतलब लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, द रीडिंग कॉन्स्टेंटली increases as time passes on। क्लियर है, अगला क्वेश्चन बनाए। ठीक, चलिए, तो आप लोग को ये एक चीज समझ में आ गया ना कि अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट में डूबा हुआ है तो लिक्विड उस पे क्या लगा रहा है, बुओयंट फोर्स, तो उतना ही बुओयंट फोर्स इस पे भी लगेगा। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। ठीक, ये जो क्वेश्चन है इसको बनाएंगे भी, और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला पॉइंट अपने को मिलेगा, उसको भी नोट करेंगे, है ना। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर। तो क्या करते हैं बच्चों, सपोज अपन क्या करते हैं, एक लिक्विड बना लेते हैं, वाटर है ना, वाटर, और वाटर में क्या फ्लोट हो रहा है, बर्फ बोल रहा हूं, क्या फ्लोट हो रहा है, बर्फ, ये आइस। ठीक है, वॉट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर, अभी वाटर का लेवल क्या है, ये है H। वॉट विल बी हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर इफ ऑल द आइस मेल्ट्स। वॉट हैपन्स इफ द बीकर इज फिल्ड नॉट विथ वाटर बट विथ अ लिक्विड डेंसर देन वाटर, लाइटर देन वाटर, ये अपने को बताना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है बच्चों। पानी का लेवल, भाई एक चीज फ्लोट हो रही है और वो मेल्ट हो गई, फ्लोट हो रही है और वो मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद क्या होगा, ये स्थिति बताना है अपने। देखो, अभी सपोज मास ऑफ आइस m आइस है। ठीक, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ आइस, मास क्या होता है, उल्टा लिख दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस, ये मास ऑफ आइस होगा, ये इक्वल होगा मास आफ्टर मेल्टिंग के भी, होगा कि नहीं होगा, मास आफ्टर मेल्टिंग भी यही होगा ना, बदल थोड़ी जाएगा। अभी इस पे बुओयंट फोर्स लग रहा होगा आइस पे, वो बुओयंट फोर्स कितना होगा,
क्योंकि ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो बुओयंट फोर्स उतना ही लग रहा होगा जितना इसका वेट होगा। तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ आइस इंटू जी लिख सकता हूं बच्चों, ये समझ में है, मास ऑफ आइस इंटू जी। बुओयंट फोर्स इतना लग रहा होगा ना, तभी तो ये सह रहा है। अब बुओयंट फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकलेंगे, अभी आइस का कितना पार्ट डूबा हुआ है, इतना पार्ट डूबा हुआ है, तो बुओयंट फोर्स जो लग रहा होगा इतने पार्ट के कारण लग रहा होगा, किसके कारण लग रहा होगा, इतने पार्ट के कारण। तो बुओयंट फोर्स को ये भी लिख सकता हूं, V immersed into density of water into G। आ रही बात समझ में, इसको यहां रख दो, इसको कहां रख दो, यहां, तो क्या आएगा, V immersed into density of water into G बराबर मास ऑफ आइस इंटू जी। या जी को क्या कर दो, काट दो, तो मास ऑफ आइस किसके बराबर आ गया, V इमर्स इंटू रो डब्ल्यू, V इमर्स इंटू रो डब्ल्यू। आ रही बात समझ में, नहीं पूरा, भाई पूरे वेट को संभालेगा ना, ग्रेविटी थोड़ी डूबा है कि नहीं डूबा है उससे भेदभाव करती है, ग्रेविटी तो पूरा mg लगा रही, तो पूरे mg को सिर्फ डूबा हुआ पार्ट जो रिप्लेस हुआ है उस वेट के कारण सपोर्ट हो रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहां पर थ्योरी, जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो क्या बनता है, पानी। तो जो पानी बन गया वो मास ऑफ वाटर जो कि मास ऑफ आइस के बराबर होगा, वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम जो वो वाटर में ऑक्यूपाई करेगा, जो वो वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करेगा, इनटू जी। ये होगा कि नहीं होगा, पक्का, नहीं समझ में आया, ये समझ में आया। जब आइस क्या हो गया, मेल्ट हो गया, जब आइस क्या हो गया, मेल्ट हो गया, तो क्या बन गया, पानी। तो पानी जब बन गया तो जाहिर सी बात है उसकी डेंसिटी चेंज हो गई, अब उसकी डेंसिटी क्या हो गई, रो डब्ल्यू, तो जाहिर सी बात है उसका क्या चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब बताओ अभी भी उसका वेट कितना होगा, mg होगा, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, मास ऑफ आइस जो लिखा हुआ था कहां गया, मास ऑफ आइस इंटू जी क्या लिखा था, V इमर्स इंटू रो डब्ल्यू लिखा था, लिख सकता हूं, लिख देता हूं, रो डब्ल्यू इंटू वी इमर्स्ड इंटू जी, लिख दिया। जी से जी कट गया, रो डब्ल्यू से रो डब्ल्यू कट गया, क्या है बच्चों, V बराबर V इमर्स्ड। ये समझ में आया कि नहीं है, V बराबर V, एक कहां से निकाले, बुओयंट फोर्स से निकाले मास ऑफ आइस, एक कहां से निकाले, जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो पानी बन जाएगा, उसका मास थोड़ी चेंज होगा, तब उसका डेंसिटी क्या लिखेंगे, रो डब्ल्यू इंटू वी जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है इंटू जी। तो पाया गया वो उतना ही वॉल्यूम पिघलने के बाद ऑक्यूपाई कर रहा है जितना वो शुरू में डूबा था। भाई आइस की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, तो वो ज्यादा स्पेस ले रहा था, लेकिन जब वो पिघल गया तब वो स्पेस क्या लेगा, कम, क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ गई। तो जितना पार्ट डूबा हुआ था ना वो आइस मेल्ट होके उतने में ही समा जाएगा, तो पानी का लेवल ना बढ़ेगा ना पानी का लेवल घटेगा, H विल रिमेन कांस्टेंट। नहीं समझ में आया तो बताओ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पिघलने के बाद भाई वॉल्यूम चेंज होगा, अब जितना पार्ट डूबा हुआ था उतना ही वॉल्यूम वो ले रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिघलने के बाद जो आइस की डेंसिटी थी, पिघलने के बाद वो डेंसिटी ऑफ वाटर थी ना, यानी जिस लिक्विड में मैं तैर रहा था उसके बराबर हो गई थी, जिस लिक्विड में मैं तैर रहा था उसके बराबर हो गई थी। अब सपोज कोई दूसरा लिक्विड है, अब वो क्या है, वाटर नहीं, कोई दूसरा लिक्विड है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो सॉलिड था आइस वो मेल्ट हुआ, सॉलिड था आइस वो क्या हुआ, मेल्ट हुआ, और मेल्ट होने के बाद अब वो क्या करेगा, जितना पार्ट उसका फ्लोट कर रहा था उतने पार्ट में वो समाएगा कि नहीं समाएगा, ये देखने के लिए अपने को क्या है, डेंसिटी का रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। तो अपन अब क्या करेंगे, देखो अभी तो रो डब्ल्यू डाल दिए थे, ये रो डब्ल्यू डाल दिए थे, अभी ये इक्वेशन थोड़ी लिख सकते हैं क्योंकि अभी पिघलने के बाद इसका रो डब्ल्यू हो ये जरूरी नहीं, ठीक। मान के चलो पिघलने के बाद उसकी डेंसिटी जो लिक्विड की डेंसिटी थी उससे ज्यादा है, क्या लिखते हैं, केस 1, इफ डेंसिटी आफ्टर मेल्टिंग
मेल्टिंग इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें वो इमर्स किया था, जिसमें इमर्स किए थे उसको, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें इमर्स किए थे। तो बताओ बच्चों, अब जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से भी ज्यादा हो गई, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी स्पेस क्या लेगा, कम। तो जितना इमर्स था उससे भी कम जगह लगेगा ना उसको अब, तो लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, फॉल। तो क्या लिखेंगे, एच विल फॉल। समझ में आया बात। केस 2, इफ डेंसिटी आफ्टर मेल्टिंग इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें उसको डुबाए थे, तो क्या होगा बच्चों, एच विल राइज। क्योंकि पहले तो वो फ्लोट कर रहा था, अब उसके बाद वो पिघल गया, तो जितना हिस्सा फ्लोट कर रहा था उसकी पिघलने के बाद लिक्विड से डेंसिटी क्या है, ज्यादा, तब पिघलने के बाद वो और ज्यादा स्पेस लेगा, जितना इमर्स था उससे भी ज्यादा उसको स्पेस चाहिए, तो अभी स्पेस चाहिए तो वो तो फैलेगा ही फैलेगा, तो क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, 3 केस बच्चों, पक्का बना लेंगे, क्लियर। तो अगर कोई एक सॉलिड है और उसको एक पर्टिकुलर किसी डेंसिटी ऑफ लिक्विड में अपन डुबाए हैं, अगर पिघलने के बाद जब सॉलिड लिक्विड हो जाता है उसकी डेंसिटी जिस लिक्विड में उसको डुबाए उसकी डेंसिटी सेम है, तो ना लेवल बढ़ेगा ना लेवल कम होगा, आ रही बात समझ में। लेकिन अगर लिक्विड की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो लेवल गिर जाएगा, अगर लिक्विड की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी सॉलिड स्टेट में नहीं पिघलने के बाद तब कम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। और क्या चीज याद, ये याद रखेंगे, तो जैसे आप सपोज अपन वो करते थे ना, जैसे बचपन में ये ट्रिक करता था, मैं तो करता था, अपने आप को बहुत चालाक सोचता था, तो मैं क्या करता था, ऐसा ग्लास लिया, ठीक, मेहमानों के लिए रूह अफ़ज़ा बनाए, तो मम्मी रूह अफ़ज़ा बनाती थी पूरा ऊपर तक, है ना, और उसमें क्या रहता था, आइस क्यूब्स डाले रहते थे, तो रूह अफ़ज़ा पूरा ऊपर तक तैरते रहता था। तो मैं क्या करता था, चम्मच से रूह अफ़ज़ा निकालता था, यानी चम्मच से या दूसरे ग्लास में हल्का सा रूह अफ़ज़ा पोर कर लेता। मैं बोला जब ये बर्फ पिघलेगी तो पानी बन जाएगी, तो अपने आप रूह अफ़ज़ा वापस ब्रिम तक आ जाएगा, मम्मी को कहां पता चलेगा, ठीक है। अब रूह अफ़ज़ा ही तो मिलाए हैं, रूह अफ़ज़ा भी तो पानी से ही बनता है ना, तो लगभग बर्फ जब पिघलेगा उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर होगी। तो मैं जो खाली कर दिया हूं यहां तक ले आया हूं लेवल, जब बर्फ पिघल भी जाएगी तो लेवल कहां रहेगा, बढ़ेगा थोड़ी। आ रही बात समझ में। या आप ऐसा भी सोच लो, अगर पानी पूरा ब्रिम तक भरा हुआ है, ग्लास है ना, तो आप क्या करोगे, कुछ क्यूब्स डाले तो पानी थोड़ा सा छलक के बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि वो स्पेस लिया। अब ब्रिम तक भरा हुआ है, क्यूब्स डूबे हुए हैं और थोड़ा सा पार्ट उनका ऊपर है। अब ये पूरा पिघल जाएगा तो भी पानी और बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं बाहर आएगा, क्योंकि जितना पार्ट डूबा था ये पिघलने के बाद वही जगह ले लेगा, क्योंकि पिघलने के बाद दोनों की डेंसिटी क्या हो जाती है। बात समझ में आ रही है बच्चों, पक्का उसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिए। तो ऐसी चालाकी आप मत करना, ठीक है, मैं बचा लिया आप लोग। अभी गर्मी का सीजन भी चल रहा है, अभी मेहमान आएंगे भाई, रूह अफ़ज़ा मांगेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों, अ ज्वेलर क्लेम्स दैट ही सेल्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ प्योर गोल्ड, ठीक है, क्या का प्योर गोल्ड का सोना बेचता है, प्योर गोल्ड का सोना मतलब प्योर गोल्ड बेचता है ना, सोच, ही सेल्स अ क्राउन ऑफ 9 न्यूटन वेट, ठीक है। तो लिखते हैं बच्चों, वेट ऑफ क्राउन इन एयर कितना बच्चों, 9 न्यूटन का है, कितना है, 9 न्यूटन का है, ठीक है। अब क्या बोला, वेट टू अ कस्टमर, इतने को कस्टमर को भेज दिया, इन ऑर्डर टू चेक द प्योरिटी, है ना, द क्लेवर कस्टमर मेजर्स द वेट ऑफ क्राउन इनसाइड वाटर एंड फाउंड्स इट टू बी 8 न्यूटन। तो वेट इनसाइड वाटर, वेट इनसाइड वाटर होता है बच्चों आपका एपरेंट वेट, क्योंकि बॉयंट फोर्स माइनस कर देता है एक्चुअल वेट में, तो क्या आया वो 8 न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन का कमी आया। मतलब ये बोल सकता हूं ना, बॉयंट फोर्स उस पर कितना लग रहा होगा, 1 न्यूटन का बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, ये मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, 1 न्यूटन का बॉयंट फोर्स लग रहा है, ठीक। अगला, बहुत बढ़िया, फिर इज द ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड, हमको बताना है, गिवन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 9.3, आ रही बात समझ में, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है उसकी 9.3, 9.3 क्या केजी पर मीटर नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमको ये बताना है कि प्योर गोल्ड है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। तो देखो, बोयंट फोर्स बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट
इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये होता है। तो यहां 1 न्यूटन बराबर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, अपने को पता है जो है, इंटू जी। क्लियर। अब जब हवा में नापे तो हां एयर के कारण भी बुओयंट फोर्स लग रहा होगा, लेकिन उसको नेग्लिजिबल माने। तो जब एयर में नापे तो एक्चुअल क्या बताएगा, वेट बताएगा। कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड, क्योंकि पूरा गोल्ड से बना है बोला ना, तो डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड इंटू जी, ये है। तो ये कितना आ रहा है, 9 न्यूटन। ये कितना आ रहा है बच्चों, 9 न्यूटन। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। दोनों को डिवाइड करते, v0 कैंसिल, जी वेल प्लेड। तो क्या आ गया, रो एल बाय रो जी कितना है बच्चों, 1/9। रो एल बाय रो जी क्या आया, 1/9। तो रेसिप्रोकल कर दो, रो जी बाय रो एल क्या आया, 9। 10वीं क्लास में पढ़े हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या के बराबर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी के बराबर। 9 आ रहा है, लेकिन 9 पॉइंट क्या आना चाहिए, मतलब क्या है, मिलावट है। एक कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस उसमें मिलाया गया है, तभी तो एवरेज डेंसिटी गिर गई है। तो मतलब चोरी, चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है, चोरी। ठीक है। और हमारा कस्टमर कौन है, आर्किमिडीज, है ना। समझ में आई बात। तो 9 न्यूटन लग रहा है, तो इसमें अपनी स्पेसिफिक डेंसिटी 9 आ रही है, लेकिन गोल्ड अगर प्योर होता तो क्या आनी चाहिए थी, 9.3। बात समझ में आई। तो ये चीज क्या है, चोरी हो गई। अब हमको बताया है, इन केस द ज्वेलर हैज मिक्स्ड कॉपर, केस क्या, वही है केस, कॉपर मिक्स हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। उसकी डेंसिटी कितनी है कॉपर की, 8.9। फाइंड द मास ऑफ प्योर गोल्ड। ठीक है, मास ऑफ प्योर गोल्ड यानी एम मास जो था उसमें प्योर गोल्ड कितना है। ठीक है, तो देखो मान के चलो प्योर गोल्ड का मास स्मॉल एम, क्या मान के चलो इसमें, सपोज प्योर गोल्ड मास बराबर क्या ले लो, छोटा एम। तो कॉपर का मास कितना आएगा, एम माइनस एम। कॉपर का मास कितना आएगा बच्चों, एम माइनस एम, ये आएगा, है ना। अब क्या करते हैं, बुओयंट फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स कितना दिया था, 1 न्यूटन आ रहा था। बुओयंट फोर्स कितना आ रहा था, 1 न्यूटन। ये बराबर होगा किसके, किसके होगा यार, हाँ 1 बराबर वी रो जी। ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है ना, दोनों का वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम टोटल वी ले लेते हैं, नहीं वॉल्यूम भी अलग अलग होगा, हाँ तो क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, यही होता है बुओयंट फोर्स। यहां वॉल्यूम अलग अलग लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर। ठीक। तो 1 बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना होगा, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। गोल्ड का मास क्या लिए, स्मॉल एम, तो क्या आएगा, एम बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ये आएगा बच्चों। प्लस ये क्या आएगा, एम माइनस एम बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर। ठीक। इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी, क्या गया 1 न्यूटन के बराबर। ये समझ में आया, पक्का, क्लियर। और एक इक्वेशन, m प्लस नहीं सॉरी एम जी बराबर क्या लिखा हुआ है, 9। एम जी बराबर क्या लिखा है, 9। आ रही बात समझ में। तो बड़ा एम की जगह अपन 9/g डाल सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए। आ रही बात समझ में, तब स्मॉल एम निकल जाएगा। सब चीजें नोन है बच्चों। डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं, ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू आपको पता है, कैपिटल एम का वैल्यू क्या लिख देंगे, 9/g या 0.9 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एम का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक। तो स्मॉल एम अप्रोक्सीमेटली निकल जाएगा, पता नहीं मेरे को, ये आप लोग का काम है। ठीक, ये निकाल लीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। बढ़े आगे, निकाल के बता दो कितना आ रहा है। तो
लिख दूंगा मैं। टू 32.5 आ रहा है, कितना आ रहा है ग्राम्स में, ठीक है। बढ़े आगे बच्चों, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक क्या पढ़ते हैं बच्चों, फ्लोटिंग बॉडी। क्या पढ़ते हैं अगला, फ्लोटिंग बॉडी। तो फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है बच्चों, ऐसी बॉडी जो इमर्स्ड यानी पूरी तरीके से डूबी नहीं है, जो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। ऐसा कब होगा, तो लिखो कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। ठीक, आप खुद सोचिए, ये कंटेनर है और इसमें भरा हुआ है क्या, लिक्विड, और लिक्विड है, और सपोज एक ऑब्जेक्ट को मैं इसमें डुबाने वाला हूं। ठीक, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मैं निकाल लिया, ऑब्जेक्ट का वेट है मैं वो निकाल लिया, क्या होगा m इंटू जी, ये क्या होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसको क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी लिख सकता हूं। और ये कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट को, इस वेट वाले ऑब्जेक्ट को मैं डुबा दिया, कहां पे, पानी में डुबाने की कोशिश किया। ठीक है बच्चों, ये जो वेट है वो कहां लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मैं इसको डुबाना चालू किया, जितना पार्ट इसका लिक्विड में घुसता जा रहा है या अंदर इमर्स होते जा रहा है, उतना ही पानी रिप्लेस होते जा रहा है, और जितना पानी रिप्लेस हो रहा है उसका वेट के बराबर इसमें क्या लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक, अगर सपोज पूरा का पूरा डुबा दिया, मैं पूरा का पूरा डुबा दिया, तब भी पानी का वेट इतना नहीं हुआ, पानी का वेट इतना नहीं हुआ, तो क्या होगा, सिंक हो जाएगा। लेकिन अगर डुबाते डुबाते ऐसा स्थिति आ गया कि इतना में डुबाया, इतने पानी का वेट उसके पूरे के वेट के बराबर आ गया, तो फिर उतना ही पार्ट डूबा रहेगा और ये क्या करने लगेगा, फ्लोट। और अगर एग्जैक्ट इक्वल हो गया तो ये क्या होगा, सरफेस के अंदर चले जाएगा, और पूरा वॉल्यूम इसका जो रिप्लेस हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर की। आ रही बात समझ में, पक्का। ठीक, तो ये क्या होगा, फ्लोट कब करेगा, जब इसमें लगने वाला बोयंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बोयंट फोर्स कैसा लगता है आप जानते हैं, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, इमर्स्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये बराबर हो जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या लिखा हूं, V0 ρ0 जी। ठीक है, तो जी से जी कट गया, जी से जी कट गया। अगर V इमर्स इंटू रो एल का वैल्यू V0 ρ0 के बराबर आ गया तो ये क्या होगा, फ्लोट कर लेगा। आ रही बात सुन में, कितना पार्ट डूबा रहेगा, पूरा पार्ट डूबा नहीं रहेगा बच्चों, उतना ही डूबा रहेगा कि इतना पानी रिप्लेस हो जाए कि उसके वेट को संभाल ले। आ रही बात सुन में, इसलिए प्लास्टिक बॉल को आप बुरा डुबाते तो ऊपर आ जाती है, सिर्फ उसका थोड़ा सा पार्ट डूबा रहता है और वो तैरते रहती है। क्यों, क्योंकि उतना ही पार्ट डूबा और वो जो पानी रिप्लेस हुआ उसके वेट को संभाल ले रहा है बॉइंट फोर्स से, तो फिर और डूबने की जरूरत उसको नहीं है। आ रही बात समझ में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहेगा वो। क्लियर है बात, पक्का। इसलिए आप मग्गा क्या करते हैं, देखो मग्गा को ऐसे लिए, नहाने से पहले ठंड में खेलते हैं अपन, तो जानते हो मग्गा, मग्गा को उल्टा करे, हवा भरे और बाल्टी अंदर डाल दिए, और फिर जबरदस्ती उसको नीचे किए, फिर हल्का सा उठाते बुलबुला फिर छोड़ देते हैं, तो अपने आप क्या आता है, ऊपर आता है। या अपन वो स्विमिंग पूल वगैरह में खेलने जाते थे, तो एयर वाली बॉल नहीं रहती जो स्विमिंग पूल में तैरती है, खेलते थे, तो उसको पकड़ के ऐसा पाँव के बीच, पाँव पे ऐसा दबा के ऐसे उसमें खड़े होते थे स्विमिंग पूल में, और फिर ऐसा छोड़ते थे तो बॉल नीचे से ऊपर आती थी, है ना। या किसी के मुंह के नीचे बॉल को ऐसा दबा के छोड़ दिए तो उसके मुंह पे है ना, तो ये सब करते। तो छोड़ो, ये सब मत करना, मैं सिखा नहीं रहा हूं, ऑनलाइन भी बोल दिया क्या। हाँ चलो, तो समझ में आया ये क्या है, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। क्या है बच्चों, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, बात समझ में आया। अब देखो, हो तो गया, और क्या देखो, और कुछ मत देखो, अब आगे देखो। चलिए, अब इसके बारे में, फ्लोटिंग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें एक पॉइंट गलत लिखा हुआ है, वो भी बता देता हूं, बाकी लिख लीजिए। पहला, when a body is in air the net downward force is due to earth's gravity only। ऐसे तो एयर
के कारण भी बुओयंट फोर्स लगाना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक, फिर द नेट फोर्स कितना होता है बच्चों, mg। नेट फोर्स क्या होता है, mg। और mg मास किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। जब मास ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का तो वॉल्यूम और डेंसिटी उसी का लेना है। तो ये आया। इस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, वेट। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट। फिर when the same body is immersed in a liquid of density sigma, सिग्मा डेंसिटी के लिक्विड में उसको क्या किए, इमर्स कर दिया। खुद का डेंसिटी डी है और जिस लिक्विड में इमर्स किया उसका डेंसिटी सिग्मा है। तो उसमें क्या लगेगा बच्चों, एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। मान के चलो अगर वो सिंक नहीं कर रहा है तो क्या लगेगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स। एक तो ऊपर से नीचे क्या लग रहा है, mg, और डुबाने के कारण ऊपर क्या लगेगा, बुओयंट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg माइनस बी। आ रही बात समझ, mg माइनस बी। ठीक, फिर ये लिख दिया है बुओयंट फोर्स बराबर होगा vdg माइनस v rho g। ये गलत लिख दिया बच्चों, सॉरी मेरा गलती। ये एपेरेंट वेट है। क्या है ये चीज, एपेरेंट वेट। ठीक, सपोज आप हो 800 न्यूटन के, 80 किलो के आदमी हो हवा में। अगर आप पानी में डूब जाओगे, आपको स्प्रिंग बैलेंस से मैं पानी में डुबा दिया, तो पानी में डुबा दोगे तो 80 न्यूटन 800 न्यूटन तो डाउनवर्ड लग ही रहा है ग्रेविटी के कारण। लेकिन अब आप जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस किए, सपोज आप क्या किए, आप पानी इतना रिप्लेस कीजिए कि उसका मास जो आ रहा है वो 100 न्यूटन आ जा रहा है। 10 किलो पानी रिप्लेस कर दिए, 100 न्यूटन उसका वेट आ रहा है। तो अब पानी के अंदर आपका वेट कितना बताएगा, 700 न्यूटन। तो आप 70 किलो के नहीं हो गए, लेकिन आपका वेट कितना बता रहा है, 700 न्यूटन। आ रही बात समझ में, क्यों, तो वो वेट आपका क्या वेट होगा, एपेरेंट वेट। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपन पानी के अंदर या इमर्स कर देते हैं किसी लिक्विड में, तो वो जो उसका नेट डाउनवर्ड फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, एपेरेंट वेट। वो एपेरेंट वेट क्या होगा, mg माइनस बुओयंट फोर्स। तो इस एफ नेट को क्या बोल सकते हैं बच्चों, एपेरेंट वेट। क्लियर, पक्का। तो ये किस पे डिपेंड करता है भाई, ये तो चीज कांस्टेंट है, mg हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट। किस पे डिपेंड करेगा, बुओयंट फोर्स पे। तो कितना वॉल्यूम डूबा है, किस लिक्विड में डूबा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इस चीज पे डिपेंड करेगा एपेरेंट वेट। ठीक है, लिखा हुआ भी है, दिस डाउनवर्ड फोर्स इज ऑल्सो नोन एज एपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन लिक्विड। ठीक है, तो एपेरेंट वेट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एपेरेंट वेट बराबर वेट इन एयर माइनस बुओयंट फोर्स। ठीक है, तो आपका हवा में वेट नाप लिया मैं और पानी में डुबा के वेट नाप लिया, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, बुओयंट फोर्स। बोल सकते हैं। ठीक, फिर क्या लिखा है, when a body is immersed in a liquid it feels lighter due to buoyant force, hence the buoyant force is also known as loss in weight। अभी जो बताया भाई, FB को इधर ले आओ, वेट इन एयर माइनस एपरेंट वेट, मतलब कितना वेट में कमी आया, वो क्या बताएगा आपको, बुओयंट फोर्स। ठीक है, फिर द नेट फोर्स ऑन द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो, यानी पानी की में डुबाने के कारण उसका एपरेंट वेट क्या जाना है, जीरो। तो एपरेंट वेट जीरो होगा जब mg बराबर क्या हो जाएगा, बुओयंट फोर्स। हरी बात समझ में, तो वो चीज बोला गया। फिर buoyant force in accelerating fluid, suppose a body is dipped inside a liquid of density rho l placed in an elevator moving with acceleration a। ठीक, तो आपका जो buoyant force होगा वो किसके पे डिपेंड करेगा, g effective। g effective पे डिपेंड करेगा। तो buoyant force जब g effective पे डिपेंड करेगा तो आपका apparent weight भी g effective पे डिपेंड करेगा। आ रही बात समझ में, चेंज हो जाएगा। क्लियर, लिख लीजिए पॉइंट्स को फटाफट। बढ़े आगे बच्चों, अच्छा लिख रहे हो, लिखो लिखो आराम से लिखो। अरे तो तुमको शॉर्ट में लिखना है ना, ये नोट्स तो मैं डाल ही दूंगा, किताब तुम्हारे पास है ही, शॉर्ट में लिखो एकदम वाह भाई वाह करके, है ना।
बढ़े आगे? नहीं बढ़ने देंगे बच्चे। अच्छा बच्चों ऐसा सोचो, जैसे ऑब्जेक्ट को तो डुबाए हैं पानी में और उसको सपोज लिफ्ट में रखे हैं तो फ्लूइड एक्सीलरेट कर रहा है, तो हम लोग बोले बुओयंट फोर्स तो चेंज हो गया, तो आदमी का वेट भी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा पक्का। सोच के बताओ। आदमी का, हाँ आदमी का, औरत का, जिसका भी, इंसान का, हाँ हाँ नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा बच्चों लिफ्ट पे। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के फ्रेम में देखोगे तो mg का mg ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दोनों में mg भी g इफेक्टिव कर दिए, इधर भी g इफेक्टिव कर दिए, अब कोई चेंज ही नहीं आया बोले, ऐसा नहीं करना, ठीक है? बढ़े आगे बच्चों, मिटा दूं इसको हर्षित सर, ठीक है? चलिए अगला बच्चों, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ बुयंसी। सेंटर ऑफ बुयंसी, ठीक है? देखो क्या है सेंटर ऑफ बुयंसी। सपोज एक कंटेनर है, सारी पढ़ाई कंटेनर से ही चालू होती है, आप चिंता मत कीजिए। उसमें क्या है? लिक्विड। अब उसमें बच्चों एक ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? डूबा हुआ है, ठीक? तो इस ऑब्जेक्ट के दो हिस्से मान लो, एक डूबा हुआ हिस्सा और एक जो अनडूबा, यानी जो नहीं डूबा हुआ है, बाहर वाला हिस्सा, ठीक है? तो एक ज्योमेट्री होगी सिर्फ डूबे वाले हिस्से की, एक ज्योमेट्री होगी बाहर वाले की। सेंटर ऑफ मास निकालना आता है आप लोग को? अगर एरिया दिया है तो, या वॉल्यूम दिया है तो m1, या मास दिया है तो m1v1 प्लस m2v2 या a1v1 प्लस a2v2 करके, या जैसा भी आप लोग निकालते हैं, है ना? तो आप क्या कीजिएगा, अंदर वाला जो डूबा हुआ पार्ट है उसका सेंटर निकालिए। क्या निकालिए? उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंटर ऑफ मास। किसका? डूबे हुए पार्ट का। उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ बुयंसी। तो क्या है सेंटर ऑफ बुयंसी? इट इज जियोमेट्रिकल सेंटर, जियोमेट्रिकल नहीं, क्या लिखो? इट इज, लिख सकते हो ज्योमेट्रिकल सेंटर भी बोल सकते हो। इट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका? सेंटर ऑफ बुयंसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? पूरे ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम कंसीडर करो और उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, तो वो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, ठीक है? सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो तो आप पढ़ ही चुके हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहां ग्रेविटेशनल फोर्स अपन लगाते हैं, अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो एकदम सेंटर पे लगता है, ठीक है? तो एक डूबे हुए पार्ट का सेंटर है और एक बॉडी का सेंटर है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट पूरा डूबा हुआ है तो दोनों सेम होगा, पूरा हवा में है तो दूसरा तो होगा ही नहीं, सेंटर ऑफ बुयंसी थोड़ी होगा। आ रही बात समझ में? अब आधा डूबा है, फ्लोट कर रहा है, कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे है, तब क्या होगा? तब ये चीज आएगी, तब ये चीज आएगी। अब देखते हैं बच्चों, अगर ये चीज आई तो क्या होगा। सपोज केस 1, क्या देखते हैं बच्चों? केस 1, ये आपका कंटेनर है, इसमें भरा हुआ है जल और इसमें डूबा है एक ऑब्जेक्ट। अभी ऐसा ले रहा हूं मैं, तो देखो छोटा सा पार्ट ऊपर है, पार्ट नीचे। अभी क्या आएगा? ये इस पूरे का सेंटर यहां होगा h/2 पे सपोज, तो ये क्या हुआ? ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास। अब जो डूबा हुआ पार्ट है इतना, ये डूबा हुआ पार्ट है बच्चों, इसका सेंटर कहां होगा? थोड़ा नीचे होगा। पूरे का जब यहां है तो डूबा हुआ पार्ट का थोड़ा नीचे होगा ना, बात समझ में आएगी नहीं? ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ बुयंसी, सीओबी बोलो, ठीक? अब एक लाइन बना दो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये सीधा है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे एक्ट करता है? ऐसे ही एक्ट करता है, ग्रेविटी भी और बुओयंट फोर्स भी। ग्रेविटी फोर्स भी नीचे लग रहा है, बुओयंट फोर्स भी ऐसे लग रहा है, तो ये क्या में अभी? इक्विलिब्रियम। क्या पे? इक्विलिब्रियम,
मैं क्या किया बच्चों, इसको हल्का सा छेड़ दिया। क्या किया, इसको हल्का सा छेड़ दिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अभी सेंटर ऑफ मास पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन ये जो फोर्स बोयेंट फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो बोयेंट फोर्स अब यहां थोड़ी लगेगी, क्योंकि जो पार्ट इमर्स हुआ वो टेढ़ा हुआ, तो वो पार्ट कहां चले गया, अभी यहां चले गया। तो अब ये जो बोयेंट फोर्स यहां सेंटर पे लग रही थी, अब क्या लगेगी, थोड़ा ऑफसेट होके लगेगी, नहीं लगेगी, बोयेंट फोर्स थोड़ा सा ऑफसेट हो गई। अब ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा बताओ, mg तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। ये वाला फोर्स जिधर मैं इसको टिल्ट किया हूं, जिधर मैं इसको टिल्ट किया हूं, ये उधरी तरफ क्या कर रहा है, तो ये इसको वापस रिस्टोर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, ये इसको रिस्टोर नहीं करेगा, करेगा नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। क्या हो जाएगा बच्चों, अनस्टेबल। कैसा होगा, अनस्टेबल। ठीक, सपोज दूसरा केस अपन क्या लेंगे, सेम ऑब्जेक्ट है, केस टू, केस टू पानी में डूबा हुआ है। ठीक, कहां गया ऑब्जेक्ट। अब क्या हो रहा है, ऐसा डूबा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास तो बीच में आ रहा है और सेंटर ऑफ बोयेंसी ऊपर आ रहा है। सेंटर ऑफ बोयेंसी ऊपर है और सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। सेंटर ऑफ मास नीचे है, सेंटर ऑफ बोयेंसी ऊपर है। अब मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो बोयेंसी यहां चले गया, बोयेंसी वाला पॉइंट यहां चले गया कि नहीं चले गया, ये टेढ़ा हो गया ना थोड़ा सा ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? तो क्या होगा, बोयेंट फोर्स कहां लगता है, नीचे से ऊपर की तरफ। ये टॉर्क इसको वापस रिस्टोर करने का कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो टॉर्क लग रहा है बोयेंट फोर्स के कारण, वापस इसको क्या करेगा, रिस्टोर करने का कोशिश करेगा अबाउट सेंटर। ठीक, तो अगर मैं इसको इधर डिविएट करा तो सेंटर ऑफ बोयेंसी वापस को सीधा ले आएगी, इधर किया तो वापस को ऊपर ले आएगी। तो अगर सेंटर ऑफ मास अगर नीचे है सेंटर ऑफ बोयेंसी से, तो ये क्या में रहेगा, स्टेबल में रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। बात समझ में आ रही है? ऐसे में क्या रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ऐसे में क्या रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मिनिमम केस क्या होगा, अगर दोनों कोइंसाइड हो गए, अगर दोनों क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे कहा, बात समझ में आ रही नहीं है? पक्का बच्चों, क्लियर है कि नहीं? इसलिए अगर आपको कोई चीज को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लगाना है, तो सेंटर ऑफ बोयेंसी तो डूबे हुए पार्ट में रहता है, तो आप क्या करते हैं, नीचे में एक एक्स्ट्रा हैवी मास लगा देते हैं, भारी सा। तो एक्स्ट्रा हैवी मास लगाने से नीचे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा नीचे खींच जाता है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलाइन। तो सेंटर ऑफ मास अगर खींच के नीचे आ गया सेंटर ऑफ बोयेंसी तक, तो दोनों क्या हो जाएंगे। इसलिए नीचे क्या करते हैं, नीचे वाले पार्ट को भारी कर देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हल्का कर देते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? ताकि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बोयेंसी अलाइन हो जाए, या ज्यादा अच्छा है कि सेंटर ऑफ मास नीचे चले जाए सेंटर ऑफ बोयेंसी से, तो जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है वो कैसे में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। पक्का? और फोर्स का डायरेक्शन बोयेंसी कारण कहां लगता है, ऊपर, ये बात याद रखना। ठीक, बढ़े आगे बच्चों? पक्का समझ में आई चीज? चलिए, तो इक्विलिब्रियम का भी क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आप लोग को बता दूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज। ठीक, अगला तो लिखो बच्चों, अ बोट कंटेनिंग सम पीसेस ऑफ मटेरियल इज फ्लोटिंग इन द पॉन्ड। क्या में फ्लोट हो रहा है, पॉन्ड में फ्लोट हो रहा है, क्या है, बोट है। ठीक, फिर क्या बोला है, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड इफ ऑन अनलोडिंग द पीस इन द पॉन्ड द पीस फ्लोट्स या पीस सिंक्स। मतलब बोट के साथ साथ बोट के ऊपर कुछ मासेस भी रखे हुए हैं। अब वो मास को अगर बोट से मैं पानी में डाल दूं, और ऐसे मास हो जो पानी में तैर रहे हैं, तो क्या होगा, और ऐसे मास है जो पानी में डूब जाएंगे, तो क्या होगा, ये अपने को देखना है। तो क्या मान लो, सपोज इस पूरे शिप का मास क्या मान लो, m, और ये जो छोटे टुकड़े पीसेस रखे हुए हैं उनका मास क्या मान लो, स्मॉल m। मान सकते हैं? तो अभी डाउनवर्ड फोर्स कितना है, और उसको कौन संभाला है, जो बोट का वॉल्यूम इमर्ज्ड है वो वीबी इनिशियल लिख लेता हूं, बोट का वॉल्यूम जो डूबा हुआ है इनिशियल, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये लिख सकता हूं बच्चों।
अरे बात समझ में, यहां से जी जी वेल प्लेड हो जाएगा, जी जी कट जाएगा, तो वीबी इनिशियल क्या आ गया, एम बाय रो डब्ल्यू प्लस स्मॉल एम बाय रो डब्ल्यू, ये आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अब लेते हैं केस वन। क्या लेते हैं? केस वन। ऐसे ऑब्जेक्ट डाला जो है फ्लोट कर रहे हैं। ठीक, तो देखो अब दोनों अलग अलग फ्लोट कर रहे हैं, तो मैं पहले लिखता हूं mg बराबर वॉल्यूम ऑफ बोट, खाली बोट का वॉल्यूम ऑफ बोट इंटू रो, वॉल्यूम ऑफ बोट जो इमर्स है, इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी, और स्मॉल एम जी बराबर वॉल्यूम ऑफ जो छोटा मास को फेंक दिया वो इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। ठीक, अब ये दोनों को ऐड कर लेता हूं, तो देखो पहले जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ वीबी प्लस वी एम बाय रो डब्ल्यू प्लस एम बाय रो डब्ल्यू आया कि नहीं आया? आ रही बस में, एम बाय रो डब्ल्यू प्लस एम बाय रो डब्ल्यू आया कि नहीं आया? अभी दोनों को इधर ले जाके ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी भी ये जो टोटल वॉल्यूम इमर्स वाला पार्ट है वो जो पहले था उसी के बराबर आ रहा है। तो अगर आप ऐसे चीजें फेंक रहे हो जो क्या हो रहा है, तैर रही है, तो लेवल जो वाटर का होगा ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, पानी का जो लेवल था वो वैसे रहेगा। पॉन्ड का पानी जो है ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, समझ में आई बात? पॉन्ड का पानी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या लिख देंगे यहां, लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम। ठीक है, लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम। अब क्या देखते हैं बच्चों, केस टू। केस टू, अभी पहले के लिए तो यही होगा बच्चों, वीबी एम बाय रो डब्ल्यू लिख रहा हूं, क्योंकि बोट तो तैरी रही है ना, बोट थोड़ी डूब गई, जो चीज डूबने वाली थी फेंकने से। ठीक, अब लेकिन जो आप फेंक दिए वो कहां चले गया? अंदर चले गया। वो कहां चले गया? सिंक कर गया। अब वो जो सिंक कर गया वो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, एम बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या सॉलिड जो था वो लिखूंगा, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम कितना लेगा, वो अंदर चले जाने का, वो जितना उसका वॉल्यूम था वही लेगा, तो पूरा अंदर डूब गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब टोटल वॉल्यूम जो पानी का बढ़ना चाहिए वो कितना होगा, ये दोनों का सम, मतलब एम बाय रो डब्ल्यू प्लस स्मॉल एम बाय रो सॉलिड। तो देखो शुरू वाले टर्म तो दोनों सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू में बड़ा कौन है? ये बड़ी है, तो ये टोटल वैल्यू छोटी हो गई, तो अब वॉल्यूम क्या हो गया? डूबा हुआ पार्ट कम हो गया, तो वाटर लेवल डिक्रीजेस। समझ में आया कि नहीं है? पानी का लेवल क्या हो जाएगा? कम। पक्का? तो फ्लोट करने वाली चीज डालोगे तो पानी का लेवल में कोई चेंज, पहले भी फ्लोट कर रही थी अभी भी फ्लोट कर रही है, तो पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ऐसी चीज डालोगे जो पानी में अब डालने पे सिंक कर जा रही है, तो वाटर लेवल डिक्रीज। पक्का? आ रही बात समझ में? ऊपर से तो नहीं गया? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड इन अ बीकर। लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड इन अ बीकर। क्रॉस सेक्शन एरिया S, क्रॉस सेक्शन एरिया S एंड हाइट H। ठीक है, एंड द सिलेंडर ऑफ मास M एंड क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल s, छोटा s, is made to float in it as shown in figure. If atmospheric pressure is P0, find the pressure at the top face of the cylinder, at the bottom face of the cylinder, at the base of the cylinder, और सारी जगह पे निकालना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला क्या निकालते हैं? एट द टॉप फेस। बच्चों बताओ टॉप फेस पे कौन है? तो क्या लगा होगा प्रेशर? P0। तो टॉप फेस पे प्रेशर कितना होगा? P0। तो प्रेशर एट टॉप फेस P0 के बराबर है। फिर क्या लिखना है? एट द बॉटम फेस C ऑफ द सिलेंडर। ठीक, तो सरफेस पे प्रेशर कितना है? P0। नीचे आए, क्या है बच्चों? नीचे आए कुछ हाइट, सपोज अपन L हाइट नीचे आए, कितना डिस्टेंस नीचे आए? L डिस्टेंस नीचे आए, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस रो L G।
P0 प्लस रो एल जी, ये हमको निकालना पड़ेगा। ऐसी एल थोड़ी बोल सकते हैं, एल क्वेश्चन में गिवन थोड़ी कि कितना पार्ट डूबा है, तो वो निकाल लेते हैं। कितना पार्ट डूबा है ये निकालने के लिए डेंसिटी वगैरह दिया है? नहीं दिया है, बढ़िया है। देखो एम के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो mg क्या, mg क्या होगा? मास ऑफ सिलेंडर इंटू जी, यानी वेट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा? बुओयंट फोर्स। अब बुओयंट फोर्स क्या होगा बच्चों? देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है स्मॉल एस, लेंथ कितना डूबा है एल, तो वॉल्यूम कितना डूबा है? स्मॉल एस इंटू एल, स्मॉल एस इंटू एल। वी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या दिया है? रो इंटू जी, जी से जी कट गया, एल बराबर क्या है बच्चों? एम बाय एस रो। क्या है? एम बाय एस रो। तो यह डाल देते हैं, तो प्रेशर एट पॉइंट सी क्या जाएगा? P0 प्लस रो जी इंटू, ये भी रो है वो भी रो है, यहां पर क्या डालेंगे? एम बाय एस रो, रो रो कट गया, तो क्या होगा? P0 प्लस एम जी बाय एस। समझ में आई बात? पक्का क्लियर है? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, प्रेशर। क्लियर है बात? पक्का ठीक। एम क्या है यहां? मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये आ गया प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। एट द बेस ऑफ द बीकर कैन एवर दीज थ्री पैरामीटर बी इक्वल, ये भी बताना है, यहां पर ही बताना है। कहां? बॉटम ऑफ द बीकर पे। बॉटम ऑफ द बीकर पे क्या होगा? पीसी लिखते हैं, क्या होगा? P0 प्लस रो जी कैपिटल एच। तो यहां पर P0 है बच्चों, यहां पर P0 प्लस एम जी बाई एस है बच्चों, और यहां पर क्या है? P0 प्लस रो जी एच। अब बताओ ये तीनों कब इक्वल होंगे? P0 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 कब होंगे? जब G और G का वैल्यू क्या हो? जीरो, क्योंकि H तो जीरो होगा नहीं, डेंसिटी तो जीरो होगी नहीं, तो क्या जीरो? या तो फ्री फॉल है या तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में। तो G G G जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो सारा प्रेशर यहां भी P0, यहां भी प्रेशर P0, यहां भी प्रेशर, तो क्या होगा? इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ कंटेनर और ग्रेविटी फ्री स्पेस, क्या लिखेंगे? ग्रेविटी फ्री स्पेस प्रेशर बराबर PA PB PC, सब किसके बराबर होंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। समझ में आई बात? पक्का? बढ़िया आगे बच्चों, क्लियर? ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट अगला बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एक बढ़िया चीज निकलेगी। What fraction of iceberg lies beneath the surface of sea? डेंसिटी दे दिया है बच्चों दोनों की, और बाकी कुछ चीज दिया नहीं है। तो अपन क्या मानते हैं? ये आपका एक पानी है और ये आपका आइसबर्ग है, ठीक? तो आइसबर्ग का अपने को टॉप दिख रहा है, लेकिन उसका बॉटम दिख नहीं रहा। टाइटैनिक वालों को भी नहीं दिखा था, डूब गए थे बेचारे, है ना? तो देखो, तो ये आइसबर्ग है, आइसबर्ग का छोटा सा टिप दिख रहा है ना, पार्ट डूबा हुआ है। अब ये आइस है, अब इतना पार्ट डूबा हुआ है तो वॉल्यूम इतना ही रिप्लेस किया होगा, फ्लोट कर रहा है तो अपन क्या लिख सकते हैं? बुएंट फोर्स बराबर वेट ऑफ आइसबर्ग बोल सकते हैं बच्चों। बुएंट फोर्स कितना होता है? वॉल्यूम जो इमर्स्ड है इनटू डेंसिटी पानी की इनटू जी, और वेट क्या होगा? वॉल्यूम पूरे आइसबर्ग का टोटल वॉल्यूम इनटू वी टोटल लिख लेता हूं, वी टोटल इनटू डेंसिटी आइसबर्ग की इनटू जी, जी से जी कट गया, वी आइस इमर्स्ड बाय वी टोटल बराबर क्या आया? डेंसिटी ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो? इनटू 100। तो ये क्या बताएगा? देखो, इमर्स बाय टोटल, टोटल का कितना पार्ट इमर्स है, तो होगा परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड। तो रो ऑफ आइस दिया हुआ है, कहां दिया है? 0.917 इंटू 10 का पावर 3। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.028 इंटू 10 का पावर 3 इंटू क्या कर दो?
100, तो ये लगभग 88, 89, 90% कुछ आएगा। ठीक है, ठीक। आइस क्यूब डाल के भी देखो ना आप पानी के ऊपर, 10% बाहर रहता है, 90% अंदर रहता है, क्योंकि लगभग 0.9 इसका है और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर का लेते हैं। ठीक है, आइसबर्ग है, सी वाटर है ना, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लिए। ठीक है, समझ में आएगी नहीं है बच्चों? पक्का? बढ़े आगे, क्लियर? ये निकालेंगे परसेंटेज। तो इससे अपने को क्या पता चला, अगर आपको इमर्स पार्ट का वॉल्यूम निकालने, परसेंटेज निकालना है, तो क्या कर दो, डेंसिटी का रेशियो कर लो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ जो फ्लोट कर रहा है उसका डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ जिसमें फ्लोट कर रहा है उसका डेंसिटी इंटू 100 कर दो, परसेंटेज इमर्स पता चल जाएगा। क्लियर है? तो जैसे मैं बोला, एक ऑब्जेक्ट है पानी में, उसका 20% हिस्सा बाहर दिख रहा है, और मैं बोला बताओ रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी उसकी, तो बोल दोगे आप 0.8। वाटर का 1 होता है, अब 20% बाहर है, तो डेंसिटी का 20% मतलब समझ रहे हो, 80% अंदर होगा, तो वी इमर्स क्या होगा 0.8 के बाद, तो 0.8 क्या होगा डेंसिटी। समझ में आई बात? बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड कितना सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फ्लोट्स एट अ इंटरफेस बिटवीन एन ऑयल एंड वाटर with its lowest surface 2 centimeter below the interface. ठीक है, if the height of oil and water columns are 10 centimeter each, हमको डेंसिटी भी दे दिया ऑयल का, मास ऑफ ब्लॉक निकालना है, लिक्विड प्रेशर निकालना है सरफेस पे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये कंटेनर है, इसमें क्या हो रहा है, दो हिस्से कर दो, नीचे क्या है जॉल और ऊपर क्या है ऑयल, नीचे वाटर ऊपर ऑयल। ठीक है बच्चों, दोनों की हाइट कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर वाटर है और 10 सेंटीमीटर क्या है ऑयल। अब जो अपना ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है वो कैसा डूबा हुआ है, ऐसा डूबा हुआ है कि लोएस्ट सरफेस इज 2 सेंटीमीटर बिलो द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब ये दोनों जहां कांटेक्ट में, इससे 2 सेंटीमीटर नीचे। तो ये ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा बताओ, ऐसा होगा? ये क्या है 2 सेंटीमीटर, ये कितना बच गया 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का जो क्यूब है, यानी क्यूब हिस्सा है, क्यूब नहीं क्यूबॉइड है, वो कहां पर डूबा हुआ है ऑयल में, और 2 सेंटीमीटर कहां डूबा है पानी में। ठीक, लेकिन क्या हो रहा है फ्लोट, तो ये बराबर क्या होगा, पॉइंट फोर्स बराबर क्या होगा mg। तो सपोज मास किसका है उसका m मान ले, तो क्या लिखते हैं mg। क्या लिखते हैं बच्चों mg। mg बराबर क्या होगा, बुयंट फोर्स ऑयल के कारण प्लस बुयंट फोर्स जो पानी दे रहा है। ऑयल के कारण बुयंट फोर्स क्या लिखेंगे, वॉल्यूम जो ऑयल में डूबा हुआ है, तो एरिया तो सेम है 10 इंटू 10, क्यूब बोला था ना 10 सेंटीमीटर का, तो एरिया ऑफ बेस क्या है सेम 10 इंटू 10, तो क्या लिखते हैं 10 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 8 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, प्लस वाटर में डूबा है 10 हिस्सा, बेस का एरिया तो सेम है 10 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू कितना दिया इसका वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये किसके बराबर होगा mg। जी 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 कटगी m का वैल्यू आएगा, देखो ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 10 का स्क्वायर 800 इंटू 0.8 दिया ना, हाँ, प्लस 200 इंटू 1, तो 8 8 जा 64, तो ये कितना होगा 640 प्लस 200, तो कितना होगा 840 ग्राम। समझ में आ गया बच्चों, कितना हो जाएगा ये 840 ग्राम। 840 ग्राम इसका मास होगा। अब निकालना है क्या बच्चों, लिक्विड प्रेशर एट लोअर सरफेस। ठीक, लोअर सरफेस मतलब ये, ठीक है, लिक्विड प्रेशर एट लोअर सरफेस कैसे निकालेंगे। अब ये नहीं पता है कि पानी और कितना ऊपर भरा हुआ है ना, ये हम लोग को पता नहीं है। ये पता है क्या, कहां पता है, ये पता नहीं है। द मास ऑफ द ब्लॉक तो निकल गया, निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे, अगर पूछा है तो निकाल जरूर सकते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। मान के चलते नीचे सरफेस पे प्रेशर क्या लग रहा है बच्चों,
P2। ऊपर वाली सरफेस पे प्रेशर कितना लग रहा है बच्चों? P1। ऊपर वाली सरफेस पे प्रेशर कितना लग रहा है? P1 लग रहा है। P2A माइनस P1A बराबर किसके? mg। P2A माइनस P1A किसके बराबर है? mg। mg के बराबर है ना? नहीं बोल रहे? हाँ, बहुत इजी है ये। 10 और 10 दिया है ना, तो क्यों घबरा रहे हैं? ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। अरे यार छी, अब डायरेक्ट लगा लो, है ना? तो क्या करो, यहां से या नीचे आ जाओ 10 सेंटीमीटर। किस में 10 सेंटीमीटर नीचे आए? ऑयल में। ये सबको भूल जाओ, क्या तुम लोग कुछ भी करते हो, है ना? तो प्रेशर लिखो, ये क्या होगा? चालू कर रहे हैं कहां से? एटमॉस्फेरिक से। तो कितना होगा? P0। बाकी एटमॉस्फेरिक दिया नहीं है तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लिख लेते हैं अपन, अच्छा लगेगा। P0। उसके बाद क्या आया? प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू 10 सेंटीमीटर। कितना नीचे आया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। फिर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा बच्चों आपका प्रेशर। समझ में आई बात? वैल्यू सारी पता है? पक्का निकाल लेंगे। बढ़े आगे बच्चों। अरे ये 10 और 10 का है, गिवन था ना क्वेश्चन में, वही मैं नहीं सोचा कि ऊपर कितना लिक्विड है। आगे अगला क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो। अ क्यूब ऑफ वुड सपोर्टिंग अ 200 ग्राम मास जस्ट फ्लोट्स इन द वाटर। जस्ट फ्लोट का मतलब समझते हो? पानी, उसका जो सरफेस है और पानी का सरफेस एक हो गया है, उसके अंदर सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या दी है? सपोज ये सरफेस है लिक्विड का, तो ऑब्जेक्ट पूरा पूरा क्या हुआ है? क्यूब जो है वो पूरा डूबा हुआ है। क्यूब का डायमेंशन क्या दिया है? क्यूब का मास दे दिया बच्चों 200 ग्राम, बाकी कुछ नहीं दिया। तो मान के चलो इसका जो लेंथ है वो कितना होगा? L। और ये अकेला नहीं है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? 200 ग्राम का मास रखा हुआ है। तो बच्चों अभी पूरा का पूरा इमर्स है, तो इसको अपवर्ड फोर्स, बुओयंट फोर्स लग रहा होगा। बुओयंट फोर्स कितना लग रहा होगा? 200 प्लस इसका मास जो m है इंटू जी, इतना ही लग रहा होगा। मास को ग्राम में लिया, केजी, है ना? समझ रहे? अब एफ बी बुओयंट फोर्स लिखते हैं, वॉल्यूम एल क्यूब इंटू डेंसिटी, क्या में डूबा हुआ है? जस्ट प्लस वाटर, रो ऑफ वाटर इंटू जी बराबर क्या है बच्चों? 200 प्लस m इंटू जी। जी से जी कट गया, एक इक्वेशन आ गया, एल क्यूब रो बराबर 200 प्लस m। क्या आया? इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला है? जैसे ही इसको हटाए, जैसे ही इस मास को क्या किए? रिमूव कर दिए बच्चों, तो जो ये फ्लोट हो रहा था ये क्या आ गया? जैसे ही मास हटाए ये कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। मतलब अभी ये जो डूबा हुआ पार्ट कितना है? L-2। डूबा हुआ पार्ट कितना है? L-2। तो अब नया केस क्या लिखते हैं? नया बुओयंट फोर्स ये खाली किसको संभाल रहा है? mg को संभाल रहा है ना। ये नया बुओयंट फोर्स किसको संभाल रहा है? खाली mg को संभाल रहा है। अब नया बुओयंट फोर्स क्या होगा? एरिया ऑफ बेस तो L स्क्वायर ही होगा। एरिया ऑफ बेस क्या होगा? L स्क्वायर। लेकिन हाइट कितनी हो गई? L-2। तो V डेंसिटी ऑफ वाटर रो ही लेंगे, G तो G है बराबर mg। तो यहां से जी कट गया, तो यहां से वैल्यू क्या आ गया बच्चों? L स्क्वायर L-2 रो बराबर m। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर देता हूं, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा? रो से रो कट जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, क्या आएगा? L बाय L-2 बराबर 200 प्लस m बाय m। संधि विच्छेद कर लेते हैं तो क्या आएगा? ml बराबर 200L प्लस ml माइनस 400 माइनस 2m। ठीक है, तो ml कट गया, ml क्या हो गया? कट गया। और m का वैल्यू l के टर्म्स में आ रहा है,
और कुछ काट सकता हूं? एल ही तो निकालना है ना, क्या निकालना था? तो यहां अननोन क्या है, एम और एल? नहीं, अच्छा रो का वैल्यू 1 ले लो, रो का वैल्यू क्या ले लो 1, एम को एल के टर्म्स में निकाल लो और रो का वैल्यू क्या डाल देना 1, तो किसी भी इक्वेशन में डालने से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर देते हैं, एम एल कट गया, तो 200 एल बराबर क्या आ रहा है 400 प्लस 2m, तो 200 एल माइनस 400 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 2m, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 एल माइनस 200 बराबर क्या आ गया m। इस m का वैल्यू किसी भी एक में क्या कर दो सब्स्टिट्यूट कर दो, यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आएगा, इसको कहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, तो क्या होगा एल क्यूब इंटू रो, रो का वैल्यू 1 ले लो, बराबर क्या होगा 200 प्लस m, m का वैल्यू क्या लेंगे 100 एल माइनस 200, ठीक है बच्चों, 200 200 कैंसल, 1 हो गया, एक एल से एक एल स्क्वायर हो गया, तो एल का वैल्यू आ गया 100, तो एल का वैल्यू 10, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का क्लियर है, बढ़े आगे, अगला, और कितने क्वेश्चन बचे यार, हम लोग पढ़ते ही जा रहे हैं पढ़ते ही जा रहे हैं ना, ठीक, तो बुओयंट फोर्स इन एक्सीलरेशन मैं आप लोग को कल पढ़ा दूंगा, बुओयंट फोर्स इन एक्सीलरेशन, बाकी ये क्वेश्चन बना लेते हैं बस, ठीक है, ये ठीक है, अगला, अ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल आइस ब्लॉक ऑफ हाइट क्या है h, ठीक है, सिलेंड्रिकल आइस ब्लॉक है हाइट h की, is floating in water, its 10% of its total volume is outside the water, kerosene oil relative density point is poured slowly on the top of the water in the container, assume that the oil does not mix with water, मतलब इसके ऊपर अपन केरोसिन की लेयर चढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, if we pour kerosene on the top of the water, how does the volume of ice block above the water level changes, above the water level changes, तो पहले देखो बच्चों, इसका पूरा जो वेट है वो कौन संभाला था, ये कौन संभाला था, पानी, पानी संभाल रहा था, तो 10% था अंदर, अब जब केरोसिन भी डल जाएगा तो अब केरोसिन भी कुछ बुओयंट फोर्स लगा देगा ना अपने तरफ से, अपना योगदान देगा केरोसिन, अब जब केरोसिन अपना योगदान देगा तो उसके कारण क्या होना चाहिए, लेवल कम या ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ये अपने को देखना पड़ेगा, तो अपन देखते हैं कंडीशन, क्या देखते हैं बच्चों कि फर्क भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ऐसे मैं सोच रहा हूं तो मेरे ख्याल से तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि बॉटम सरफेस पानी में ही है, टॉप सरफेस केरोसिन में, तो नीचे से ऊपर लगने वाला फोर्स में ये कोई जो योगदान देगा उतना ही ऊपर से नीचे लगने वाले में भी योगदान देगा ना, मेरे ख्याल से H1 H2 बराबर आना चाहिए, लेकिन देखते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है चलो, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, अभी ये समझ में आ रहा है डायग्राम, अभी इसके बाजू में इसका एक डायग्राम और बना लेते हैं, ये आया, अब क्या डाल दिया बच्चों, केरोसिन, तो वाटर का लेवल सेम रखो, इतना वाटर का लेवल सेम रखो, अब सपोज कितना पहले दिया था, ब्लॉक ऑफ हाइट h था, पहले था हाइट h, तो इनिशियल कंडीशन क्या था, हाइट h था और 10% बाहर था, तो अंदर कितना भाग था 0.9h और बाहर कितना भाग था 0.1h, ये था, अब क्या होगा, ब्लॉक को फिर से बना लेते हैं, सपोज अब हाइट पता नहीं है, अब ऐसा डूब गया है, हाइट अपने को पता नहीं है, इसको ले लो h1, इसको ले लो h2, अभी भी पता है h1 प्लस h2 क्या होगा कैपिटल H, अरे भाई साहब मता क्या होगा कैपिटल H, ये समझ में आया, लेकिन अब इसके ऊपर क्या डूबा है बच्चों, केरोसिन, यहां पर क्या है केरोसिन, ठीक है पक्का, अब फर्स्ट केस में क्या लिखते हैं बच्चों, पहले केस में, पहले केस के लिए लिखते हैं बुओयंट फोर्स बराबर मास ऑफ आइस इनटू जी, तो ये होगा एरिया ऑफ बेस जो भी इसका था मेरे को नहीं पता, इनटू 0.9h इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, ये होगा मास ऑफ आइस इनटू जी,
पक्का? ये समझ में आ रहा है बात? अब दूसरा भाग। अब इस केस में देखते हैं, बुएंट फोर्स बराबर अभी भी क्या होगा, मास ऑफ आइस इनटू जी। अभी बुएंट फोर्स डैश लेते हैं। अब बुएंट फोर्स क्या लेता हूं, H1 भाग कहां डूबा हुआ है, पानी में। H2 भाग कहां डूबा हुआ है, केरोसिन में। देखते हैं तो क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ बेस तो सेम होगा, इनटू H1 कहां डूबा हुआ है, पानी में डूबा है। H1 कहां डूबा है बच्चों, पानी में डूबा है। तो A इंटू H1 इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी प्लस A इंटू H2 इंटू केरोसिन इंटू जी, ये बराबर होगा क्या, मास ऑफ आइस इंटू जी के बराबर। नहीं समझ में आया? क्या ये दोनों क्या है, सेम होना चाहिए? ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो ये दोनों से एक इक्वेशन बन जाएगा, ये दोनों को इक्वेट करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, यहां नीचे लिखता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या लिखते हैं, A इंटू 0.9H इंटू रो W इंटू जी बराबर AH1 रो WG प्लस AH2 रो केरोसिन जी। ये होगा A कड़ीस H नहीं, G कट गया। तो यहां से 0.9H रो W1 ले लेंगे, बराबर क्या आया, H1 इंटू रो वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या आएगा, H1 प्लस ये कितना आएगा बच्चों, 0.8 H2। यह इक्वेशन नंबर 1। और H1 प्लस H2 किसके बराबर होगा, H के बराबर होगा। ये जानते हो कि नहीं जानते हो, H1 प्लस H2 किसके बराबर होगा, H के बराबर। हमको तो H1 चाहिए ना, अब पानी में कितना डूबा हुआ होगा, तो H2 की जगह क्या लिख सकते हैं, H माइनस H1। हाँ पक्का? तो क्या लिखते हैं, H माइनस H1। तो क्या आएगा यहां से 0.9H बराबर H1 प्लस 0.8 H2 की जगह क्या लिखूंगा, क्या लिखा है H2 की जगह, H माइनस H1। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो 0.8 आएगा H, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 0.1H। तो क्या होगा 0.1H बराबर H1 प्लस H1 माइनस H1, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 0.8 H1 कितना होगा 0.2 H1। तो H1 बराबर क्या आ गया, H1 बराबर क्या आ गया 1/2, तो 0.5 H। तो कौन बोला सेम रहेगा भाई, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, होगा चेंज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइट चेंज। क्लियर है बात, पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक है, तो यहीं तक करें आज क्लास। अब कल क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे अगर फ्लूइड क्या कर रहा है, कंटेनर में जो रखा हुआ है एक्सीलरेट कर रहा है, लिफ्ट में रख दिया, ऊपर ले जा रहे हैं, लिफ्ट में रख दिया, नीचे ले जा रहे हैं, लिफ्ट में रख दिया, हॉरिजॉन्टल ले जा रहे हैं, तब उस केस में प्रेशर कैसा चेंज होगा। ठीक, और फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल बनाएंगे बच्चों, कुछ मेंस वेंस के सवाल बनाएंगे। अब थ्योरी तो इतना पढ़ लिए, स्टैटिक्स के सवाल बनाएंगे। ठीक है, और फिर वो क्लास खत्म होगी, फिर डायनेमिक्स चालू कर देंगे। स्टैटिक्स में इतना ही है फिर। ओके, समझ में आई चीज? ओके बच्चों।